कमलानंद जी को करना था। और मैं स्वागत करता हूं प्रवीण पाटिल जी का। प्रवीण पाटिल जी एक प्रगतिशील किसान है महाराष्ट्र से, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के लिए काफी सारे काम किए, और खेती के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में काफी काम किया है। आ, हेलो। तो आज का हेलो। जो विषय है, मिलेट्स नेशन के 2 साल, उस पर प्रवीण जी बात रखेंगे। और तब तक अन्य साथी जुड़ रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, और मैं आग्रह करूंगा प्रवीण जी से कि वो चर्चा की शुरुआत करें। और फिर इसके बाद आखिरी में प्रश्न लिए जाएंगे सभी के। आपके पास 25 से 30 मिनट है। आप 5-10 मिनट ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप शुरू करिए। धन्यवाद प्रवीण जी। हेलो। जी, प्रवीण हेलो। जी। प्रवीण जी, प्रवीण जी। हेलो। प्रवीण हेलो। जी, आवाज़ आ आवाज रही आ है रही आपकी? सर? जी जी जी। आवाज आ रही? हाँ, हाँ। वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। जी जी, आवाज आ रहा है आपका, वीडियो स्पीकर ऑन ऑन है कर ना मेरा लीजिए। भी? जी। वीडियो दिख नहीं सकता सर, मैं ऑन ट्रैवल में हूँ, गाड़ी ठीक है, चल ठीक रही है, है। आप ऐसे ऑडियो से शुरू करिए, ऑडियो से शुरू करिए। जी ऑडियो सेशन कर सकता हूँ जी जी आज का। जी। सबको, मेरे सब साथी, मेरे बुजुर्ग, जितने सहकारी मेरे साथ जितने जुड़े हुए, मेरे मेहमान, मेरे परिचित लोग जिनके सब साथ बात चल रही है, पूरे अनुभव के साथ जो अपने जन अभियान के साथ जुड़े, उनको सबको प्रथम मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आज अपन ने जो सब्जेक्ट लिया है, तो मिलेट्स ईयर 2 साल उसके पूरे हो गए। तो 2 साल में मिलेट्स के क्या क्या लोगों तक जानकारी है, उसके क्या क्या शासन ने अनुक्रम बढ़ाए, और उसको शासन ने क्या कहा जगह पे बढ़ावा देके उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया है। तो मिलेट 2023-24 भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित किया था। अब मिलेट्स ईयर क्यों घोषित करने का भारत सरकार को जरूरत पड़ी? तो अपने लोगों को, छोटे से छोटे जो बच्चा है, 2 साल 3 साल, जो बुजुर्ग आदमी है, उसको भी मेडिकल के इतने हर हर पेशेंट, छोटा बच्चा कैंसर, उसका खान पीन, उसका जो अपने घर में अनाज आता था, पहले बुजुर्ग आदमी रहते थे वो टाइम से अभी जो अपने घर में अनाज आता है, सब जैसे अपन मेट्रो शहर में, मेट्रो सिटी में घूम रहे, वो तरीके से अपना खान पीन में भी अपन सब बदलाव करके रखे। इसके परिणाम सरकार के और बड़े अपने जितने ऊपर बैठे जानकारी मंडली एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो शास्त्रज्ञ के तरह से बहुत लोग अपने, जो हर दिन हर किसान के हर फल धान के ऊपर काम करे, उनको ऐसा लगा अपने शासन की तरफ से अपने को लोगों तक पहुंचाने के लिए मिलेट्स ईयर घोषित करना बहुत जरूरत है। इसके लिए शासन ने, माननीय मोदी साहब, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सब ने इकट्ठा होके अपने को मिलेट्स ईयर घोषित करना बहुत जरूरी है। मिलेट्स ईयर बाजार में योजना योजना लाने के लिए 2 साल से 4 साल से सब अपने जितने शासन में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने विचार किया अपने को लोगों को बताना चाहिए मिलेट्स क्या रहता है और मिलेट्स के क्या क्या फायदे हैं, उसकी जन जागरूकता करना पड़ेगा। क्योंकि अपने पुराने बुजुर्ग लोग हर घर में एक एक अपने जितने पुराने मिलेट्स के जितने अनाज थे, वो अनाज सब हर घर में नाश्ते के लिए, लंच के लिए, जो अपने घर के जो जो खान पीन का व्यवहार रखा था, उसमें ज्वार रहता था, बाजरी रहती थी, ज्वार बाजरी, मोटे जो अनाज बोलते, सरल भाषा देखा जाए तो जो मोटा अनाज रहता है, गेहूं चावल जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें जो अपने को मिलेट्स में जो विटामिन मिलते हैं, वैसे गेहूं और चावल से नहीं मिलते। अपने जो अभी जो अपना दिनचर्या चला रहे, तो उसमें उसका अपने को ज्यादा गेहूं और चावल का उपयोग होता है। इसके लिए अपने शरीर में जो अपने को विटामिन चाहिए, अपने शरीर के जो ह्यूमिक पावर और व्हील्स पावर बढ़नी चाहिए, इसके लिए अपने को जो मिनरल्स, फाइबर, आयरन, प्रोटीन चाहिए था, वो अपने को मिल नहीं रहा। इसके लिए अपने शरीर को जो पोषक तत्व या पोषक जो मौजूदा अनाज, लुटेन सुपर फूड्स जो चाहिए था,
डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, अपने जो जो बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को, कैंसर, शुगर, पहले तो अपने नाना नानी 80 साल 90 साल हो जाते थे, कभी इंजेक्शन दवा लगती नहीं थी। वो बोलते थे मेरे को शुगर नहीं, मेरे को बीपी नहीं, मेरे को कुछ नहीं। तो अभी अपना जो आ गया है सबके दिनचर्या में, तो हर को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। और उसका जो शरीर उसको साथ देना चाहिए, तो उसके लिए मिलेट्स हर घर में होना चाहिए। इसके लिए अपने शासन ने मिलेट का वापर हर किसान ने, हर अपने नौकर वर्ग होंगे, अपने हर जितने हर समाज में अपने को मिलेट्स का वापर करने की जरूरत है। इसके लिए जन जागृति करने के लिए शासन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हर गांव में ग्राम सभा लेके, महिला बचत गट के जितने महिलाएं उनको बता के जन जागरूकता करने के लिए हर गांव में प्रोग्राम बनाए। किसानों को मिलेट्स ईयर घोषित करने के बाद उसको सब्सिडी शासन द्वारा घोषित करने की शासन ने उसमें उपलब्धता रखी है। जो किसान अपने खेतों में मिलेट्स के अनाज लगाता है, उसके ऊपर शासन ने 80% सब्सिडी भी दे दी है। एनडीआई के अनुसार उसको जो गुणवत्ता आधारित मिलेट्स के अनाज खेती में से निकालेगा, उसको बीज से लेके उसके बीज के लिए लगने वाले पेस्टिसाइड होंगे, उसको लगने वाला जो रासायनिक फर्टिलाइजर होगा, उसका भी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप्स लेके उनको बताया, नहीं ऐसा करो। हर किसान ने बाजर लगाना चाहिए, हर किसान ने तूर लगाना चाहिए, हर किसान ने राया लगाना चाहिए, हर किसान ने अपने खेत में जो बगर बोलते पुराने लोग जो बगर लगाते थे, वो बगर भी हर किसान ने एक दो ओई में बगर लगाना चाहिए, दो ओई में बाजर लगाना चाहिए। ऐसे हर गांव में जाके जाके सबको 2 साल में, अभी 2023-24, 2024-25 में 2 साल पूरे हो गए। और अपने को मिलेट्स के लिए क्या क्या उपयोग लेना है, मिलेट से अपने को क्या क्या करना है, तो शासन ने जितने शासन के प्रोग्राम बनाए उसको जबरदस्ती और उसको डायरेक्ट बता दिया, आपने जितने ही शासन के प्रोग्राम होंगे कि उनके खान पीन में मिलेट्स का भोजन हर प्रोग्राम में लोगों को देना चाहिए। अपन जब अपने प्रोग्राम में, अपने जहाँ जहाँ अपन कार्यक्रम लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपन जब लोगों को बताएंगे, बाजर की खिचड़ी बनाएंगे, राया की खिचड़ी बनाएंगे, बगर की खिचड़ी बनाएंगे, तो ये लोग खा के और देख के अपने घर में भी वैसा खान पीन करने को शुरू कर लेंगे। इसके लिए हर कोई भी एग्रीकल्चर कोई डिपार्टमेंटली कार्यक्रम होता था, तो उसमें बोल दिया, तो अपने को मिलेट के जितने उसके जितने हर अलग अलग जो अनाज है उसके अपने को प्रोग्राम में और खान पीन में अपने को उसका वापर लेना है। उसके शासन ने सब्सिडी भी प्रोवाइड कर दी। जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी शामिल करके, जिसके पास आधा एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उसको 80% सब्सिडी देके उसको मिलेट्स कैसे अपन खेती में लगाएंगे, उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसका बढ़ावा करने के लिए, जागरूकता करने के लिए हर गांव में शासन ने हर ग्राम पंचायत की तरफ से और बचत गट की तरफ से उसको योजना को बढ़ावा देने के लिए काम किया। अपने मध्य प्रदेश सरकार ने जो मिलेट्स के लिए गोदाम चाहिए थे, कोल्ड स्टोरेज चाहिए थे, वहां पे भी मध्य प्रदेश सरकार ने 80% सब्सिडी लगा के, शिवराज सिंह चौहान साहब ने 80% कोल्ड स्टोरेज को या मिलेट्स को स्टोरेज करने के लिए करना चाहता है, तो उसको 80% सब्सिडी देने का उन्होंने उद्देश्य रखे हैं। मिलेट की योजना मुख्य करके किसानों से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और अपने कुपोषण जो बच्चे हैं उसको मदद करने के लिए, एनडीआई के अनुसार स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए, पोषण प्रति जागरूकता करने के लिए, किसानों को उसकी खेती में से जो उत्पन्न है उसको आयु बढ़ाने के लिए भी एनडीआई की तरफ से उसको हर तरफ से सब्सिडी देने का प्रायोरिटी शासन ने बनाया है। अपन जर अपने लेते हैं मिलेट्स के लिए बोलते हैं, तो बाजार में लोहे का प्रमाण रहता है। अपने अभी बुजुर्ग आदमी देखेंगे तो उसकी उम्र का हिसाब देखेंगे, 70-80 साल के उनके गुड़गे या उसके पैर में कहीं दुखना नहीं आता है। लेकिन अभी अपने लोग बाजार का कोई भी सेवन नहीं करता है। बाजार का उसका भाकर खाना, या कोई उसका पुराने टाइम पे कोई घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई
उसको सर्दी कोई ऐसा प्रभाव दिखने लगा तो घर में लोग उसका बाजरे का आटा लेते थे, उसका घाटा बना के सबको पिलाते थे, और 2-3 दिन लेते थे तो उसका सर्दी वगैरह जो रहता था वो सब घर में से निकल जाता था। लेकिन अभी अपने लोगों में क्या हो गया, थोड़ी सी ही बीमारी आ गई, ये 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, मेडिकल से दवा लेके आओ। लेकिन उस क्षणिक अपने को समाधान मिलता है, लेकिन अपने को हमेशा के लिए जो पुराने, जो अपने जरूरतमंद फायदे यानी जरूरतमंद जो उपाय थे वो ही करना जरूरी है। बगर है, राया है, भरडा है, उसमें अपन जो बोलते हैं खेती में ज्वार है, वो ज्वार में 2-3 प्रकार के ज्वार के आते हैं। दादर बोलते हैं, कोई ज्वार अपने चिकनी बोलते हैं। ऐसे सब अपने जो मिलेट्स में उपयुक्त है उसको वापर करने के लिए शासन ने बहुत जगह उसकी 2023-24 या 25 के दौरान 2325 करोड़ रुपए खर्च किए। मिशन को तहत किसानों को सब्सिडी भी प्रोवाइड किया है शासन ने। अ, अभी मैं बता रहा, अपने जितने अधिकार वर्ग है शासन में काम करे एग्रीकल्चर में, उन्होंने को भी सबने सब जगह पे जाके उनको आयुक्त साहब होंगे, उनकी एक समिति गठित करके उनको हर गांव में ज्वार का उत्पन्न एकरी कम से कम 30, 40, 50 क्विंटल तक कैसा बढ़ेगा, उसको ज्वार में अपने को डेवलप करने के लिए ज्वार की उसकी पेरनी या खेती में लागवड करने के लिए उसको हर जगह पे ट्रेनिंग देने की सुविधा उपलब्ध करके रखी है। एक ही मिनट। ज्वार या बाजरे में जो मिलेट्स का हिस्सा है, वो हिस्सा टाइट करने के लिए अपन जो जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उसको अपन खाने में ज्वार और बाजरी बोलते, तो बाजरी से लेके ज्वार में जो पचन क्रिया बोलते हैं उसके हल्का जो जल में और शरीर के लिए साथ देने वाला जो बोलते हैं ना, गऊ से, गऊ के लिए भी, गऊ से अच्छा फायदेमंद माना जाता है। उसके न्यूट्रिशियन के जरूरी जानकारी अपने को सबको मिल जाती है। इसके लिए ज्वार का अपने हर दिन में, हफ्ता में, एक हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो उसका खान पीन होना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल के लिए जो अपन मोटे अनाज का ज्यादा वापर करें तो उसका थोड़ा सा साइड में एक साइड रख लेंगे तो अपने को फाइबर, आयरन और प्रोटीन के साथ कई सारे मौजूद जो अपने को मिलने चाहिए, ज्वार, बाजरी, भरडा, उसका अपन क्या बोलते हैं, राया, ये सब अपन हर खान पीन में जब वापरना हर घर में शुरू कर लेंगे तो मेरे को लगता है अपने मिलिट्स जो मोदी साहब ने, अपने शासन ने जो अपने को लिए जो घोषित किया है तो सक्सेसफुल काम हो जाएगा, ऐसे मेरे मन को लगता है। वजन घटाने के लिए अभी लोग हर हर जगह मेडिसिन लेते हैं, हर जगह जाके ये कोर्स करो, ते कोर्स करो, ये बताओ, ये करो। तो मिलेट्स से जो अपन अपने शरीर में जो अपना वेट बढ़ रहा है उसका मिलेट से जर खान पीन शुरू हो गया तो वजन घटाने के लिए भी अपने को उसका मदद हो सकता है। शरीर की ऊर्जा अच्छी रखने के लिए मिलेट से जो अपन खान पीन शुरू करेंगे तो उसकी अपने शरीर में ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। रोटी, मिलेट से बनी रोटी गेहूं की रोटी के एक स्वस्थ विकल्प नहीं है। अपने घर में अपन ज्वार की रोटी, दादर की रोटी बना के जर खा लेंगे तो अपने गेहूं से इसका एक अच्छा विकल्प अपने घर के लिए मिल सकता है। दलिया जो है, दलिया का खान पीन में भी अपन जर अपने शरीर में या खान पीन में अपने घर में उसका वापर करेंगे तो भी एक अच्छा अपने को इस्तेमाल मिल सकता है। अपन घर में चावल जो खिचड़ी बनाते हैं एक चावल की, तो खिचड़ी की जगह अपन ज्वार या बाजर, ज्वार से नहीं हो सकती लेकिन बाजर, भरडा, इसकी ये जगह पे जब अपन उसकी खिचड़ी बनाएंगे तो भी अपने को खान पीन में बदलाव भी ला सकते हैं और शरीर में भी बदलाव ला सकते हैं। अपने को जो खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी चावल से कम करके बाजर या राया या भरडा इनकी खिचड़ी बना के अपन खान पीन में ला सकते हैं। अपने को पुलाव भी करना है, पुलाव का खान पीन चावल से न करते हुए तो अपन बाजरी, राया, भरडा इनसे भी कर सकते हैं।
कई सारे अपन अपने शरीर के बदलाव के लिए खान पीन के बदलाव और अपने जो खेती में से पुराने अपने जो बुजुर्ग आदमी अपने को बता के गए, नाना नानी, पिताजी, मम्मी, तो अपने को जरूरत है अपने शरीर के और अपने जो मेडिकल के ज्यादा प्रॉब्लम्स को अपन फिल अप कर रहे हैं, तो बदलाव के लिए अपने को, मेरे को लगता मिलेट्स को अपने को ज्यादा से ज्यादा हर घर में वापर होना चाहिए। इतनी मेरी सब अपनी जानकारी भाई के लिए, मेरे पास जितनी जानकारी मैंने उपलब्ध किया था, मैंने जिसके ऊपर जानकारी हासिल की है, तो मैंने अपने सबके साथ रखे। हेलो। हाँ, धन्यवाद प्रवीण जी। आ, हेलो। जी। कोई अपने इस को मेरे बात करते हुए कोई क्वेश्चन या कोई जी जी, आंसर का उपलब्धता होगा तो मैं बता सकता हूँ मेरे से जो मिल पहला सकता। प्रश्न मेरी तरफ से ये है कि ये जो आपने खेती शुरू की मिलेट्स की, ये हम्म। कैसे शुरू की और क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या मतलब दिक्कतें रहीं और फिर क्या सफलताएं मिली, ये पूरा एक वो अपना बताइए कि कैसे किया आपने। सर, मिलेट्स का खेती करने के लिए जो अपने को बिजनेस स्वरूप चाहिए या पैसे का स्वरूप चाहिए, तो वो तो थोड़ा सा कम मिलने वाला है। मिलेट के खेती से अपने को ज्यादा जो खेती में से उत्पन्न या बढ़ोतरी मिलने के लिए थोड़ा सा अपने को अग्रसर होना, उसमें इसके शासन का भी जो बढ़ोतरी मिल रही है। पहले लोग अभी खेती में ज्वार या बाजरा लेते थे, तो एक पर एकड़ 40 गुंठे में 10, 12 या 15 क्विंटल तक निकालते थे, लेकिन अभी शासन ने उसके ऊपर अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी करने के लिए उनके हर अलग अलग से उनके सीड्स अलग अलग से, उनके पेस्टिसाइड अलग अलग से, उनके जो ज्ञान और जानकारी लोगों को दे रहे थे। अभी लोगों को हर एकड़ में 40 गुंठे में जुआरी का कोई जर खेती में रबी में पेरनी या उसका उत्पन्न लेना चाहता है, तो हर किसान अभी 40 पर एकड़ 40 क्विंटल या 50 क्विंटल लेना चाहता है और निकाल रहा और उसमें बढ़ोतरी कर रहा। लेकिन उसका अभी मार्केट करने के लिए अभी कोई भी किसान ऐसा, हर किसान अपने मेट्रो शहर या बड़े जहाँ पे अपने गांव में लोगों को मार्केटिंग या उनको ज्ञान प्रसारण करने के लिए मिलेट्स का खाद अपन खा के देखो, अपने शरीर में बदलाव मिल जाएगा, अपने को ये जरूरत वाला है, ऐसी मार्केटिंग हमारे किसान कोई करता नहीं। इसके लिए उसको जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलता, वो थोक में कोई भी मार्केट में 2,000 1,800 रुपए से बेच देता, और उसको हर एक क्विंटल के लिए 1,500 1,400 रुपये खर्च आ जाता। इसके लिए किसानों को जो बढ़ोतरी होना चाहिए मिलेट्स खेती के लिए, वो बढ़ोतरी नहीं हो रही। उसको थोड़ा सा मार्केटिंग और उसको थोड़ा सा लोगों को ज्ञान प्रसार करने की बहुत जरूरी है। जो किसानों को 1,500 पर क्विंटल को खर्चा आ रहा है, तो उनका कम से कम अनाज पर क्विंटल 3,000 रुपए के रेट में जब जाने लग जाएगा, तो उसको भी खेती करने में आनंद मिल जाएगा, और घर बस लोगों के घर में मिलेट का अनाज घर पहुंच मिल जाएगा, तो उसके घर में भी आनंद मिल जाएगा। अभी जो शासन ने एक उपक्रम बनाया है, ग्राहक से लेके किसानों का किसान से लेके ग्राहक तक एक मार्केट खुली की है, लेकिन वहां पे अभी किसान लोग बैठ नहीं रहे, वो काम नहीं कर रहे। पर आने वाले 2-3 साल में किसान और ग्राहक जर एक साथ जुड़ जाएंगे, कोई को 50 किलो लग रहा है, कोई को 25 किलो लग रहा है, कोई को 100 किलो लग रहा है, ऐसा घर पोस्ट डिलीवरी करने में किसान आगे आ जाएगा और बढ़ोतरी हो जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता अगले 2-3 साल में मेरे किसान मिलेट खेती को जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ोतरी करने में सफल हो जाएंगे। जी, धन्यवाद प्रवीण जी। हमारे बीच में देखिए, विषय किसानी का है, खेती का है, मिलेट का है, तो मेरी जानकारी बहुत कम है। आचार्य विजय कारेकर जी और सुनील राव शिंदे जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये जो मिलेट संबंधित विषय है उस पे आप अपने विचारों को विस्तार पूर्वक रखें, और इसकी खेती और ये जो मार्केटिंग की समस्या है इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, और जो बाकी समस्याएं हैं मिलेट की खेती में, उस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सुनील राव शिंदे जी और आचार्य विजय कार्यक्रम।
पहले आचार्य जी बोलेंगे कि मुझे बोलना है? कोई भी बोल सकता। जी जी जी। अ, मैं इसको पहले आप तो मॉडरेशन करिए सुनील जी, आप मॉडरेशन भी करिए और वो करिए। मैं जी जी जी। मैं सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। और मिलेट्स के बारे में प्रॉपरली जो इसके उत्पादन और इसके बारे में प्रैक्टिकली अनुभव जो है वो मेरा लगभग लगभग नगण्य है, मेरा स्वयं का। लेकिन जो मेरे साथी साथ में जो दूसरे लोग कर रहे हैं अलग जिले में, तो उनसे जरूर मेरा संपर्क है। तो लेकिन एक बात जो जो अभिषेक जी का भी प्रश्न था कि उसको किस तरह करा जाए और फिर उसको किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा और फिर उसके मार्केटिंग का क्या होगा, तो मैं उस पर जरूर थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बात रखने का प्रयास करता हूँ। एक तो जो एक भ्रम बहुत जबरदस्त तरीके का फैला हुआ है, और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ सबसे पहला जब प्रश्न उत्तर आता है या लोग बीच में टोक देते हैं कि भैया इससे तो उत्पादन गिर जाएगा और किसान नुकसान में जाता है, ये एक भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली मैंने यदि मिलेट्स का नहीं करा, लेकिन जो मेरे साथी करे हैं और जो बीज मैंने बोए थे, चाहे वो गेहूं की फसल हो या फिर चने की हो या फिर सब्जियां हो, तो उसका मेरा जो अनुभव रहा, तो मैंने तो साहसिक प्रयोग किया था कि जो भी होगा उत्पादन कम आएगा लेकिन जहर मुक्त होगा। विषैला अनाज विषैला सब्जियां अपने घर को खिलाऊं उसके बजाय मैं ये ऐसा करके मैं देखता हूँ। और मैंने प्रयोग के लिए ये करा था। ये बात अब 10 साल पुरानी हो गई, लेकिन जो ये बात एक बहुत जबरदस्त तरीके से फैली है कि 3 साल तक उत्पादन नहीं आएगा, पहले साल ऐसा होगा, दूसरे साल धरती वैसी होगी, तीसरे साल ऐसा होगा, फिर जाके 3 साल बाद हमको धीरे धीरे लाभ होगा। ये टोटल भ्रम है, टोटल भ्रम है। और अभी भी जो आप जानते होंगे तो माननीय गोविंदाचार्य जी अभी आज इंदौर में, और उनका कार्यक्रम अटेंड करके बस मैं 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूं। और आज की घटना मैं वहाँ की बताता हूँ, और उससे इसका भी संबंध है इस चीज़ों का। वहाँ भी कृषि वैज्ञानिक एक दो आए थे, एक दूसरे वैज्ञानिक भी थे, और एक बड़ी बहुत सार्थक जोरदार चर्चा या जोरदार बहस कह लो, तो उसमें भी ये बात निकल के आई। और मैंने उन कृषि वैज्ञानिकों को भी ये कहा कि भाई आज बात सिर्फ लाभ हानि तक नहीं बची है कि मनुष्यों का किसानों का शोषण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़ी चतुराई से अपनी चीजों को उस पर लादा है और उन्होंने लाभ कमाया। वहां तक भी होता तो हम सोच लेते कि चलो ठीक है भाई, किसी ने ज्यादा मुनाफाखोर ने ज्यादा मुनाफा कमा लिया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, अब लोगों की बात जीवन मरण का प्रश्न आ गया है, हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल मौत की कगार पे आ गई। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब तो कम से कम रहम करो, इन पे दया करो कि भाई अपना ज्ञान अब तो कम से कम ठीक दिशा में ले आओ, अन्यथा भरमाना बंद करो। तो वहां बात चल रही थी हरित क्रांति की, जो मैं इससे जोड़ के बोल रहा हूँ कि अनाज उत्पादन जो है 65 से 70 में बोले इतना कम हो गया था कि हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ गया था। और फिर उसके बाद जब हरित क्रांति हुई तो उसके बाद हम आत्मनिर्भर हुए। तो एक छोटा सा सवाल मैंने उनसे करा जिसका उत्तर आज किसी के पास नहीं था। मैंने कहा 1947 देश की आजादी के समय $1 बराबर $1 बराबर था। रुपये की वैल्यू डॉलर के बराबर थी। उल्टा इंग्लैंड पे हम लगभग लगभग कुछ कुछ हजार पाउंड का कर्जा हम इंग्लैंड से मांगते थे। ये पूरी जो स्थिति थी, और विश्व मार्केट में भारत की जीडीपी, भारत का व्यापारिक हिस्सा जो था 28% से 38% के रिकॉर्ड मिलते हैं। तो मैंने कहा ये एकमात्र कृषि उत्पादक के आधार पे था। कृषि उत्पादन के आधार पे 38% मार्केट, विश्व मार्केट में अपना स्थान बनाने वाला भारत 1947 से अचानक 10 साल में इतना वो हो जाता है कि वो अनाज उत्पादन नहीं कर पाता, अनाज खाने के लिए अनाज नहीं था, जबकि पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, बचे हुए शेष भारत में अन्न का वो हो गया। तो मैंने कहा मैं इसको खारिज करता हूँ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था ताकि हरित क्रांति के नाम पे यूरिया, केमिकल और जहरीले खाद्य पदार्थ यहाँ थोपे जा सके। और ये था।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ तक आज हम आ चुके हैं, उसके कारण जो स्थिति बनी है, 10 साल का 5 साल का बच्चा डायबिटीज का शिकार है, आंखों पे चश्मा है, सिर पे बाल कम हो चुके हैं, उसके शरीर में जान नहीं बची। मैंने क्या क्या अब भी हम अपने अज्ञान को विज्ञान के नाम पे थोपेंगे, कहाँ तक जाना है। तो उसका खैर मूल निचोड़ ये है कि मैं अपने मूल विषय पर वापस आ जाता हूँ कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना सा हुआ कि वो जो तथाकथित वैज्ञानिक थे उन्होंने मेरा नंबर लिया है, बाद में पर्सनल मीटिंग की बात हुई है। तो उसके आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फसल उगाई थी, बीज बोने का तरीका सिर्फ इतना ध्यान रखें कि बीज शुद्ध हो मिलेट का, और कभी वो ना हो तो बीज सबसे पहली स्टेज पर आता है बीजोपचार। बीज का उपचार करने के लिए कंपनियों ने एक केमिकल लगा रखा कि इसका हम बीज का ऊपर इसको लगाएंगे, बीजोपचार करेंगे, फिर इसको डालेंगे तो कीड़ा नहीं खाएगा और उत्पादन ज्यादा होगा। इस प्रकार का उन्होंने बीजोपचार के लिए कर रखा है। परिणाम ये होता है कि वो बीज उपचार में वो यदि केमिकल तेज हुआ तो कहीं ना कहीं बीज ही खत्म हो जाता है। हमारा बीजोपचार का जो पहला स्टेज है वो ये है कि कुछ जैसे 1 किलो मान लो बीज है, तो आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास गोबर, 100 ग्राम गोमूत्र, उसमें थोड़ा सा चूना, इतना पर्याप्त है। इसके मिश्रण को यदि हम बीज के ऊपर लेप करते हैं हल्के हाथ से कि उसके परत को कोई नुकसान न हो, उसको छांव में सुखाते हैं, और उस बीज को यदि हम जमीन में डालते हैं तो उसको किसी भी प्रकार की फंगस, किसी भी प्रकार का कीटाणु रोगाणु उसमें नहीं लग पाता है। लगभग लगभग पूर्ण बीजा अंकुरण हो जाता है। और कुछ बहुत 1-8% का कुछ मामला जो बीज पहले ही खत्म हो चुका उसका अंकुरण नहीं होता, नहीं तो लगभग 100% अंकुरण आता है। जब उसके बाद में उसके अंकुरण होने के बाद में उसके ऊपर कीटनाशक का एक अलग कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि केमिकल में यदि खेती हम कर रहे हैं तो उसमें ऐसी स्थिति बनी है कि उस पर कीड़ा आएगा ही आएगा। तो उसके कारण कीटनाशक का और दूसरा यूरिया खाद और कीटनाशक ये होता है। आपने इसमें जो खाद का बताया था जीवामृत के नाम से बहुत लोग परिचित होंगे, 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र, और उसमें 1 किलो प्रोटीन हेतु दाल का, किसी भी दाल का पाउडर, 1 किलो गुड़, फास्फोरस का काम करता है जो, और उसके बाद में ऐसी जगह की मिट्टी जहां आज तक यूरिया नहीं डाला हो, 1-8 किलो मिट्टी, ये 1 एकड़ की पर्याप्त खाद है। इसको 3 या 4 बार लगभग 21 दिन में एक बार दिया जाता है। और जिन लोगों की शुरुआत है तो मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई 12-15 दिन में भी एक बार दे लें तो फ्री की खाद है, इसको देना चाहिए। तब इसका उत्पादन निश्चित रूप से जो मेरे देखने में आया था, पहली ही बार में मेरा उत्पादन पड़ोसियों से ज्यादा था। और फसल की गुणवत्ता, उसकी देखरेख और उसके बाद उसका स्वाद वो तो अलग ही है। अब उसका ये होता है कि उसकी मार्केटिंग को लेके हम ये समझे, उसकी जो मार्केटिंग को ले लें तो यदि लोगों को ये प्रामाणिक बात मालूम पड़े कि आपका उत्पादन गोबर खाद से या केमिकल फ्री है, तो आप यकीन मानिए कि जो मार्केट का रेट होता है उससे ज्यादा हमें उसका रुपया मिलता है। मार्केटिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं कच्ची घानी का तेल का इसमें भी हाँ एक बात और जरूर मैं बोलना चाहता हूँ, अभी अभी की बात बता रहा हूँ कि याद इसमें बहुत प्रामाणिक बात यह है कि यदि आपकी विश्वसनीयता है तो फिर वो चीज आपको मार्केटिंग में तकलीफ नहीं आएगी। मैंने कच्ची घानी सब्जियों को लगवा रहा हूँ और मेरे वहां भी लगा रखी है, पर उसको मैं समय दे नहीं पाता हूँ, छोटा वाला भाई देखता है। तो स्थिति ये अभी चल रही है, 8-10 दिनों से त्योहार का समय आ गया, कोई आदमी 5 लीटर मांगता है तो उसको 1 लीटर दे के भैया ठीक है 2 दिन बाद आना। जबकि इंदौर में और भी घानियां हैं। तो वहां से वो लेके आए तो उन्होंने कहा कि भैया आपका स्वाद ये जो आपके वहां आता है वो वहां नहीं आ रहा, क्या कारण है। तो उसके बाद में किसी और दिन बताऊंगा, विषय चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आप मिलेट की खेती कर रहे हैं, यदि आप उत्पादन कर रहे हैं, तो गुणवत्ता और ईमानदारी से कि भाई ये मेरा गोबर खाद का है, मतलब गोबर खाद का है। कुछ लोग ऐसा भी प्रयोग उसमें करते हैं, क्या 3 बार अपन ने जो अमृत डाल दिया, थोड़ा सा यूरिया छिड़क देते हैं, कौन देखेगा। और फिर वो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि जितनी मेहनत हमें केमिकल यूरिया और कीटनाशक में जितनी मेहनत लगती है उससे आधी मेहनत ही लगती है, आधी देखरेख ही लगती है। और यदि उसमें
0.5% 1-8% कीट लगती है तो हमें खुशी मनाना चाहिए कि हमारी फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी, वो लेबोरेटरी टेस्टिंग है वाला कि उस कीट ने आके उसको चखा है, खाया है। जहां पर खतरनाक केमिकल है वहां कीट जाते ही नहीं, बल्कि ऐसे बीज आ गए हैं बीटी के नाम पे कि जो उसमें इतना जहर अंदर से भरा हुआ है कि वहां कीड़ा जाते ही नहीं है। तो वो फसल हमारे पेट में जाके क्या करने वाली है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जितना पैसा हम खर्च करते हैं कीटनाशक के लिए, उससे तो 10-15% का यदि कुछ ने कीड़ों ने खा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बात इतना कहूंगा, और इसके लिए कभी थोड़ा सा कोई और सत्र रखें तो कुछ प्रामाणिक बैठेंगे। हाँ, मिलेट के बारे में जो सनाबाद में हमारे जो 3-4 मित्र कर रहे हैं उनका मैं आपको बताता हूँ। जैसे शायद मैंने वर्धा में मूंगफली का उदाहरण दिया था कि हमारे और कुछ लोग अभी जो बाजरा और जो ज्वार कर रहे हैं उनके ज्वार बाजरे की कीमत भी ज्यादा है और अब उनके पास नहीं है। आसपास के लोग मांग के ले गए। और सबसे बड़ी बात ये आपको सुखद आश्चर्य होना चाहिए लेकिन दुख भी होना चाहिए कि जो लोगों को केमिकल की तरफ धकेल रहे थे वो ज्वार बाजरा मिलेट खरीदने वालों में, हल्दी खरीदने वालों में जो है वो डॉक्टर लोग ज्यादा हैं। अपने पेशेंट को भी बोल रहे हैं और उनको भी बोल रहे हैं। तो उन लोगों ने मतलब जो 5 किलो 10 किलो भी बेचा तो आज उनके पास ज्वार बाजरा नहीं है, उन्होंने बेचा। तो मार्केटिंग की तो कोई समस्या नहीं। कोई व्यक्ति, मेरा भाई किसान कहीं का भी हो, यदि किसी भी प्रदेश जिले का हो, यदि वो ये ईमानदारी से प्रमाणित कर देगा कि हाँ उसका ये ऑर्गेनिक शब्द से भी थोड़ा आजकल परहेज करता हूँ, यहाँ की प्राकृतिक है, देसी गाय के गोबर का उगा हुआ है, मैं यहाँ बैठे इंदौर में बैठ के उसकी गारंटी ले लेता हूँ कि उसको मार्केटिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये जो मेरे भाई पाटिल साहब अभी कह रहे थे और बाकी लोगों ने और अभिषेक जी का आदेश हुआ, तो मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि बीज का आप अवश्य ध्यान रखें। यदि बीज खराब होगा, केमिकल युक्त होगा या अन्य तरीके से हाइब्रिड होगा तो वो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बीज अच्छा होगा, भले ही वो ऑर्गेनिक पद्धति से उगा हुआ नहीं है, लेकिन यदि हमने बीजोपचार उसका अपनी पद्धति से करा, गोबर चूने से, और उसके अंदर ये खाद वगैरह इत्यादि हमने दी, तो दूसरी तीसरी बार में वो बीज इतनी गुणवत्ता से भरपूर हो जाता है। ये प्रयोग भी मैंने अपने खेत पे कर चुका हूँ। अब इसके अलावा यदि मेरे आचार्य विजय सागर जी अपनी बात रखें और कोई प्रश्न आएगा तो अवश्य मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। नील जी, आचार्य विजय जी का आज मौन है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा अच्छा। देता हूं उनकी हाँ जगह राजा राम जी, थोड़ा। आप रखिए जी। मिलेट का जो आप बात कर रहे हो वो प्रकृति ने ही पहले से बना रखा है। भारतवर्ष में जो 2 क्रॉप है जनरली, ज्वार बाजरा, वो खरीफ क्रॉप का होता है, जो असिंचित हो या इस तरह हो। और वो, और ये जो चावल और ये जो आप कह रहे हो गेहूं वगैरह, ये रबी क्रॉप के हैं और इसमें सिंचाई बगैर थोड़ा सा मुश्किल है। और जो बरसात होती है खरीफ क्रॉप में, और उसमें तो क्योंकि मैं राजस्थान के और हरियाणा से हूँ, हमें बचपन से ही बाजरा ज्वार खाया है। गेहूं तो अभी मिल रहा है, पर जनरली बाजरा और ज्वार हमें 6 महीना सर्दी में खाते हैं। और अब थोड़ा सा ये होने से, क्योंकि ये थोड़ा काफी गर्म और बताया आयरन वगैरह होता है, ये सब बात सच्ची है। तो ये जो मिलेट का शुरुआत अभी गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि ये हमारे देश का वो है खाना। और सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि हम विदेश का खाना न लेते हुए अपने ही देश का, कम हो ज्यादा हो, उसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि केमिकल तो उससे तो हटाना ही है, पर मिलेट का खाना खाना चाहिए। खाने के उसमें न्यूट्रिशन में अच्छा है और सब तरह अच्छा है, इसमें कोई दो राय। नंबर 1, जनरली जो आप कह रहे हो कम होता है, और जो नेचुरल में होता था उसका खर्चा भी तो कम है। आपने बरसात हुई, पूरे राजस्थान में बाजरा ही बोते हैं, ज्वार ही बोते हैं, और वो उसी बरसात में पक भी जाता है। तो कई बार थोड़ा सूखा कम हो गया तो वो कम होने का वो कारण है। तो आपकी पैदा भी कम, खर्चा भी कम हुआ, और वो कम नहीं हो रहा है। पर आजकल तो क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न की ज्यादा जरूरत है, और हम हर एक चीज को मैक्सिमम गुणा करने के लिए, फिर आप जैसे भी आपने बताया
वो बीज में भी उसमें करते हैं कि सारे ही बीज उगे, उसमें दवाई दूई छिड़कते हैं। ये दूसरे लोग के, आपने जो दवाई बताई वो तो अच्छी है, हम भी उसका साथ देते हैं। लेकिन बेसिकली मिलेट जो है वो कम कॉस्ट में पैदा होता है और ऑलमोस्ट बिना खर्चे की खर्च है वो है, पर खरीफ की है वो। अभी जुलाई, अभी जून वगैरह में बोते हैं और वो अक्टूबर में दूसरी फसल बोने का जब टाइम होता है, मेन फसल, उसमें रबी की फसल से पहले वो कट जाता है, निकल जाता है। ऐसा तो सिस्टम पहले था। अब गवर्नमेंट ने उस पर जोर भी लगाया है और ये प्रोडक्शन बढ़ाने की भी कोशिश है। पर मैं आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट बता देता हूँ कि अभी जो हम बाजरा, हम लोग भी उसी सीजन में ही पैदा करते हैं। कभी कम बारिश हो तो बेशक सिंचाई कर ले, लेकिन बाजरा में घास को मारने के लिए वो ही केमिकल का स्प्रे करते हैं कि बस ये ज्वार बाजरा के सिवाय दूसरी घास सब खत्म हो जाए। और उसका पक्का असर इनके दाने पे भी पड़ता है। सबसे बड़ा असर तो जो हमने साइंटिफिकली क्या पूरा सिद्ध ही कर लिया है, उसका सबसे ज्यादा असर तो उसके चारे पे पड़ता है। जो गाय भैंस तो पत्ते खाती है ना, तो वो जो नीचे का चारा है उसमें ही ज्यादा ये दवाइयों का, जहरीली दवाइयों का फर्क पड़ता है। और उसी से हमारे पशुओं की सारी क्वालिटी पे भी फर्क आता है, स्पेशली देसी गाय की क्वालिटी पे, क्योंकि उसमें इस केमिकल में वो बैक्टीरिया जो गाय के पेट में होते हैं अच्छे वाले, उनको वो असर करती है जो लोगों को कम नजर आती है। तो मिलेट तो हमारे देश का बहुत पुराना है, इसको दोबारा से एनकरेज करना चाहिए। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पर इसको मैं तो थोड़ा सा ऐसे राय वाला हूं कि इसको जो हमारे पारंपरिक तरीके से ही होता था वो तरीका ही अपनाएं, तो ये केमिकल की जरूरत नहीं, खाद की जरूरत नहीं, और प्रोडक्शन कम होता है तो खर्चा भी तो कम है ना। यही बात मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद। श्री गोपाल प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी अपनी बात है। गोपाल प्रसाद जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? आपका हाथ ऊंचा है उसमें, गोपाल जी। अन्य कोई दूसरा साथी अपनी बात रखना चाहे तो अवश्य रखें। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। जी जी। बाकी तो चर्चा सभी ने की है। हम तो, हमारा तो बचपन ही सारा जो है ना इस मोटे अनाज में बीता है। और हम तो कभी कभी हमारे को गेहूं मिलता था जब कोई मेहमान घर पे आ जाता था, तो इंतजार कर रहे होते थे कब मेहमान आए, कब गेहूं की रोटी मिले। तो हमारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक शिंदे जी जो बात कर रहे थे 47 में देश के साथ क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन का या क्या चर्चा वो बता रहे थे, $1 के बराबर एक रुपया होता था। तो एक शिंदे जी एक चीज पे प्रकाश डाले कि हमारी जनसंख्या क्या थी। जी 55 के आंकड़े हैं, बहुत मजबूत आंकड़े हैं कृषि के, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे ही बनी थी और इसके महत्व को समझा था उस टाइम। एक बात को भूल रहे हैं कि उस टाइम हमारी जनसंख्या क्या थी, और जमीन तो हमारे पास उतनी ही थी, आज भी उतनी है। जनसंख्या आज 140 करोड़ से ऊपर होगी, उस टाइम मुझे लगता है 40 से ऊपर नहीं थी। उस समय इस टोटल 33 अपना करोड़ विचार 33। रखें कि इतनी बड़ी जनसंख्या को उतनी ही जमीन में कैसे खाद्यान्न की पूर्ति करेंगे। यादव जी, आपका प्रश्न हो गया क्या पूरा? जी जी जी। जो मेरी जानकारी में है कि उस समय अखंड भारत जो था, पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। उस समय कहीं एक व्याख्यान में बात आई थी कि 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी और मात्र 40-50 हजार की संख्या में अंग्रेज आए, तो हमको कैसे उन्होंने 40-50 हजार में कैसे कंट्रोल करा। इसलिए वो आंकड़ा मेरे सामने है कि उस समय 33 करोड़ थी। और जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय शायद 25 करोड़ जनसंख्या भारत की, शेष भारत की रह गई थी। 25 करोड़ की जनसंख्या में उस समय के, जब सन 47 की बात करें तो सन 47 तक भी हम लोग
अपने अन्न की पूर्ति करके और विश्व मार्केट में अनाज देते थे। 43 के बाद में और आर्थिक स्थिति की मजबूती के कारण ही रुपया और डॉलर का पैमाना तय होता है। उसमें उत्पादन या कृषि उत्पादन हो या उद्योगों का उत्पादन हो, वो एक सेकेंडरी की किस कारण से आपका मतलब रुपया मजबूत है। तो जिस प्रकार हमारी भागीदारी उस समय यदि 28% हम लो वाले को ले लेते हैं कि 28% भी यदि हमारी भागीदारी थी तो वो कृषि उत्पाद पर थी, दूसरा कोई उत्पादन हमारे पास था नहीं। कृषि उत्पाद या उसका प्रोसेस मालवा का एक कपड़ा, यहाँ से जो मालवा का कपास था, जो जहाँ मैं इंदौर निवास करता हूँ, इसको मालवा बोलते हैं। ऐसा भी हमने राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान में सुना है कि शेष भारत का कपड़ा गज में बिकता था, लेकिन मालवा के कपास का कपड़ा बना हुआ वो तोल में बिकता था। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी और इसका पैसा हमें ज़्यादा मिलता था। और जितना बेहतरीन कपड़ा भारत में बुनाई का बुनकर हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे कारीगर थे, तो उतनी तकनीक बाहर नहीं थी। वो लोग तो धीरे धीरे मशीन पर जा रहे थे। तो यहाँ से हमारा जो उत्पाद होता था, खाद्यान्न और कपड़ा इत्यादि जो भी, तो वो बहुत अच्छी मार्केट में मांग थी। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या हम इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हम कृषि उत्पादों के आधार पर ही यदि हम 28 से 38% विश्व मार्केट में भागीदारी रख रहे थे, सन 43 तक रख रहे थे, उसके बाद में अचानक 10 साल में ऐसा हो जाता है कि हम भूखे मरने की कंडीशन में आ गए। एक चीज को जो सीधा सीधा इसका प्रसंग इससे जुड़ा हुआ नहीं है अभी खेती से, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद उससे हम कुछ समझ जाएं कि क्यों लोगों ने उस समय खेती करना बंद करी थी अंग्रेजों के समय। लेकिन 47 के ठीक बाद खेती पे हम आए थे और जय जवान जय किसान जैसा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इससे सार गर्भित नारा, इससे ज्यादा जमीनी नारा आज तक वर्ल्ड में किसी भी नेता के द्वारा नहीं दिया गया। खेती ही हमें पहले भी सोने की चिड़िया थी और आज भी हम बनेंगे, भविष्य में तो खेती के बल पे बनेंगे। बाकी सारी चीजें हम अंत में जाके फेल ही साबित होगी। तो मैं एक घटना छोटी सी बताना चाहता हूँ कि 1857 में जब बड़ी क्रांति हुई थी और अंग्रेज लगभग ये देश उस समय आजाद हो चुका था 47 में। 4 महीने तक अंग्रेज या तो छुपते फिरे थे या बहुत सारे यहाँ से जा चुके थे। कुछ लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि हम यहाँ छुपे वहाँ छुपे, जो भी होगा, जो जानकारी, और ये प्रामाणिक बातें। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यार इतनी बड़ी क्रांति हुई देश भर में, उस समय कोई मोबाइल इत्यादि ऐसे साधन तो थे नहीं, तो आखिर ये हुई कैसे और इसके पीछे इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से, इस पे उन्होंने शोध करा। उस समय के जो स्थानीय राजा जो थे, कुछ ऐसे जो कि पड़ोसी राजा से अपने संबंध अच्छे नहीं है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों को थोड़ी मदद कर देना, ये सब उन्होंने करा। तो उस समय ये उनके शोध में आया। मैं वो संक्षिप्त में वापस मूल पे आ जाऊंगा। संक्षिप्त में ये अंग्रेजों का जो रिपोर्ट बनी वो ये बनी कि यार यहाँ पर लगभग उस जमाने का 6 करोड़ रुपया उस समय जो है ये क्रांति में कम से कम आया होगा कि पूरे देश में एक दूसरे से संदेश लेके गए, जो भी तैयारी हुई, तो कम से कम 6 करोड़ रुपया इसमें लगा होगा। सॉरी, भूल गया, गलती करके 60 करोड़ रुपया लगा होगा। तो बोले 60 करोड़ रुपया आया कहाँ से? तब उन्होंने पाया कि किसानों के पास खूब पैसा है और ये सारा पैसा किसानों ने दिया इनको। तब उसके बाद उन्होंने 3 तरीके निकाले कि यदि 3 तरीके से इस देश को तोड़ा जाए तभी हम यहाँ राज कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। एक, उन्होंने कहा इस देश की धरती बहुत उपजाऊ है और किसानों को की कमर तोड़ना पड़ेगी। तब लगान, टोल टैक्स, मंडी टैक्स ये अंग्रेजों की ही देन थी, उसके पहले हमारे वहाँ नहीं था। उसके बाद भी किसान 90% की लगान की भी इतिहास में प्रमाण है। उसके बाद भी किसान वो हो जाता था, कर काहे से ये कैसे कर पा रहे हैं? तब तो उनने कहा था इस देश की गाय और इस देश की नारी, ये त्रिकोण को यदि हमने नहीं तोड़ा तो भारत में छोटा सा सवाल है, इसमें पूरा इतिहास नहीं पूछा था मैंने। मैंने ये पूछा है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप अंग्रेजों को भी छोड़ दो, कांग्रेस को भी छोड़ दो, मुझे ये बताओ 2014 से 24 में 10 साल हो जाते हैं। 10 साल में जब देश गरीब हो गया था तो 10 साल में अब का मेरे को बता दो, 2014 और 24 का बताइए
एग्रीकल्चर का क्या रिवॉल्यूशन है? आज की तारीख में भी जो आज की तारीख में उत्पादन, बताइए ना, इतिहास में ना जाओ, हिस्ट्री हाँ की चर्चा नहीं 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 कर रहे। सुनिए, आपने ये प्रश्न किया था मुझसे कि कृषि उत्पादन इससे इससे बड़ा है, मतलब आपका मूल प्रश्न यही था ना कि भैया उस समय 47 में $1 बराबर कैसे था। मैं उस समय कह रहा हूँ कि $1 बराबर था। कृषि उत्पादन, कृत्रिम उत्पादन, कृत्रिम रूप से उसकी कमी पैदा की गई थी ताकि केमिकल और यूरिया थोपा जा सके, और वो थोपा गया। उसके बाद उसके दुष्परिणाम आए। आज की तारीख में जो उत्पादन जो आप कह रहे हैं ज्यादा हुआ है, लेकिन उत्पादन ज्यादा के इससे ज्यादा लागत बढ़ गई है, उससे ज्यादा नुकसान धरती का हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान स्वास्थ्य का हुआ, उससे ज्यादा नुकसान मनुष्य का हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान यहाँ तक हो रहा है कि डीएनए बिगड़ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि वापस हमें खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या हम केमिकल पे रहें कि ये वापस हम अपने परंपरागत तरीके पे जाएं, इस पे बात हो रही है। अब यदि हम कोई इस प्रकार का एक जो नैरेटिव थोपा गया था, उसमें भी तो भारत के ही लोग थे ना, कोई अंग्रेज यहाँ रह के थोड़ी थोपा, यही के तथाकथित अधिकारी, नेता, कृषि वैज्ञानिक, यही लोग तो थे ना जिन्होंने बताया था कि प्रमाणित रूप से कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उसका नतीजा क्या हो रहा है आज? तो आज हमको, हमारे सामने सिर्फ दो तरीके के विकल्प हैं। एक, इसी व्यवस्था को जारी रखें और समय के पहले हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मार दें, हम भी मर जाएं, और या फिर संघर्ष करें। ये जितने भी नैरेटिव खड़े किए गए थे भ्रम फैलाने वाले, उसको पहचाने और वापस तरीके से अपने उस पर आ जाएं। मैंने प्रैक्टिकल करके ही देखा है, और जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण जो बीच में चूक गया था फिर बता देता हूँ, किसी को आना हो अपने खर्चे से बुलाता हूँ, किसानों से जाके खेत में आपकी जो है प्रमाणित से आपकी बात कराता हूँ। अभी 3 साल का किसान जो वहां पर वर्धा में भी आए थे मेरे साथ, मणिशंकर डोंगरे, 3 साल का रिकॉर्ड है। पहले साल 3.5 क्विंटल का मूंगफली उगी थी उनके खेत में, पड़ोस में जमाने भर के लागत लगाने के बाद भी 3.5 क्विंटल था। दूसरे साल में वो 5 क्विंटल पाए, इस साल 7 क्विंटल पे है। लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, लगातार लागत घटी है। और वो जो 3.5 क्विंटल पे था उसकी लागत बढ़ने के बाद भी उत्पादन वही है, उससे कम हो रहा है। तो आप जो जानना चाहते हैं वो बताइए कि आपको कि आप इस खेती के पक्ष में हैं या इस खेती के पक्ष में नहीं है, ये मुझे बताइए, तो मुझे स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है कि हमारी जमीन तो बढ़ी नहीं है, जमीन उतनी है जितनी हमारी 47 में थी। हाँ, सिर्फ जी हाँ जी। पैदावार का ही अदला बदली हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, तरीके बढ़े, मैकेनाइजेशन हुई है, जो भी हुआ है। हम्म। और मैं तो सिर्फ आपसे सवाल ये है कि अब पीछे का छोड़ के आप ये बताइए कि ना तो अब वो पुरानी कांग्रेस है ना पुराने अंग्रेज हैं। 14 में सरकार में परिवर्तन आया था, 14 और 24 के बीच में कितना कृषि में विकास हुआ है, उस पर प्रकाश डालिए। हाँ नहीं, अब इसको मैं एक बात और बता देता हूँ। आपकी चीज में से जो थोड़ा सा आप शायद बोल भी नहीं पाए, उसको भी मैं सुन रहा हूँ। 14 और 24 ही क्यों, 43 से 24 क्यों नहीं? सारी की सारी सरकारें जितनी भी यहाँ बैठी हैं, लगभग लगभग इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुआ है जिसने भारत को भारत की तरीके से खड़े करने की कोशिश की थी, और उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बाकी सारे के सारे लोग लगभग लगभग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ही हित को और उनके अनुसार ही नीतियां बनाते हैं। इस आड़ में कि आज 14 से 24 के लोगों को बरी कर दिया जाए या फिर इनको कटघरे में खड़ा करके 14 से पहले वालों को बरी कर दिया जाए, वो बिल्कुल नहीं, ये दृष्टि दोष है। यदि हम वास्तव में भारत को चाहते हैं, हम भारत के तासीर को समझते हैं, भारत की सनातन संस्कृति को समझते हैं, और यहाँ पर ये क्यों हुआ था, तो हजारों साल का हमारा बहुत बहुत ही उज्जवल विकास है। बहुत मतलब एक प्रमाण सहित हम कह सकते हैं कि हमारा अतीत हमारा बहुत सुनहरा था। उसको फिर समझना पड़ेगा। 14 से 24 तक में उत्पादन कितना बढ़ा इसके आंकड़े तो नहीं, लेकिन लागत जरूर बढ़ गई है, बहुत सारी बढ़ गई है। ये बात आई थी और वहां मैंने कहा भी था। कोई से हमारे कोई साथी नाराज हो गए थे जब मैंने ये कहा था कि भाई एमएसपी में, वो देवेंद्र शर्मा जी आए थे कि एमएसपी हमें बढ़ाने के बजाय यदि हम लागत कम करके किसान की और इसकी आय बढ़ाएं तो कैसा रहेगा। तो कुछ ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका मैं वो सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम इससे बचना क्यों चाहते हो, मैंने कहा था महंगाई होगी। तो सवाल ये है कि कुछ दो नैरेटिव इस देश में जो चल रहे हैं, एक नैरेटिव ने हमें इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है जिसमें आज हमको हम ही तो बात कर रहे हैं ना
कि गड़बड़ हो गई और कैसे इसको संभाला जाए, कैसे अब महंगाई पे भी बात हो रही है। तो अब बात ये है कि भाई किसानों की आय दुगनी करना है तो कर दीजिए, 5,000 रुपये क्विंटल गेहूँ MSP कर दें तो उसका उसका मार्केट में आते 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल हो जाएगा। तो ये जनता कैसे खरीदेगी? सवाल ये नहीं है कि हम किस प्रकार से नीतियां बनाएं, किसी भी सरकार को बरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि परंपरागत, एक बात और मैं कह देता हूं कि गाय सन 47 से सन 14 तक कटती रही। बस इतना मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने साफ कहा कि ये हमको इनको बचाने में कोई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको धन्यवाद देना पड़ेगा। लेकिन जो गाय बचाने के नाम पर आए थे उनके राज में गो हत्या दुगनी हो गई। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि साहब यदि मान लीजिए कि मेरी पृष्ठभूमि भाजपा से है और कोई कांग्रेसी से कहूं कि भैया कांग्रेस यदि गाय काटेगी तो पाप माना जाएगा, लेकिन भाजपा राज में गाय काटे तो पुण्य माना जाएगा। इस नेरेटिव में, इस मानसिकता में बहुत लोग ग्रसित हैं, आज भी ग्रसित हैं। अधिकतर देखता हूँ मैं, बहुत जब मेरे को सुनना रहता है सुनता रहता हूँ मैं जानता हूँ इनको टोकना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन बहुत लोग जो उनके मन में जो धारणा बैठी है वो उसी धारणा को थोपना, उसी धारणा को सच साबित करना, इसी में हम लगे हैं। मेरी पृष्ठभूमि संघ की है, मेरी पृष्ठभूमि भाजपा की, लेकिन 2 मिनट नहीं लगे मुझे ये बोलने में कि वो भी गलत था और आज भी गलत है। हमें भारत की जनसंख्या, भारत की जनता, एक विषय को मैं अभी चेंज कर देता हूँ, अन्यथा मैं जानता हूँ कि मैं सनातन और हिंदुत्व बोलूंगा तो शायद योगेन जी को थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं, मानवता और विश्व की बात आ जाएगी, इसलिए इस विषय को अलग रखे। सिर्फ कृषि उत्पाद, यहाँ के छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग थे छोटे छोटे, उस पर फोकस, उसकी गुणवत्ता, और फिर जाके हम आएंगे। सरकारें कोई भी हो, वो सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित को ध्यान में रख के नीतियां बना रहे हैं। WTO इसमें दादागिरी का रोल निभा रहा है। ट्रंप जो 50% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, वो धमकी कुछ और है। धमकी ये है कि हमारी बात मान लो नहीं तो हम ऐसा करेंगे। किसी और दिन आप समय देना मुझे। 15 अगस्त का भाषण जो बड़ी तारीफ हो रही है आदरणीय मोदी जी की, उनने बहुत ऐसा भाषण दिया, सीधे सीधे ट्रंप ने कोई धमकी दी तो उसका जवाब है तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। लेकिन आम जनता भी नहीं समझ पाती है, और हम जो प्रवक्ता होते हैं अपने अपने संगठन के या फिर अपने अपने दृष्टिकोण के, हम अपने ही तरीके से बताना चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है और जो मैं कर रहा हूँ वही सच है। मैंने भी केमिकल की खेती करी ना, लेकिन जब पता लगा कि यार ये इस प्रकार से, तो मैंने पहले प्रयोग करा। और एक बात और बोल देना चाहूँगा कि मैं 99% जो मैं प्रयोग कर चुका हूँ उसको पहले बोलूँगा कि मैंने ये प्रयोग करा था, इसका रिजल्ट था। और जो चीज़ मैं नहीं करता मैं साफ बोलता, तो मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने में कि भाई ये काम मैंने नहीं करा, लेकिन मैं किसी से पूछ के बताऊँगा। हाँ, जिन्होंने करा है उसका अनुभव मैं आपको बता देता हूँ। तो ये स्थिति है। 14 से 24 तक कृषि उत्पादन कितना बढ़ा वो अलग बात है, लेकिन इसकी लागत बहुत बढ़ चुकी है, और ये जो दिशा है ये भारत के लिए अनुकूल नहीं है। भारत को इसको, और इसके अंदर जैसा विषयांतर नहीं, लेकिन यदि इसको जोड़ दिया जाए कि सीमेंटीकरण, सड़क, बहुत सारा विकास हो रहा है और खेती की जमीन लगातार घटते जा रही है, उसके कारण ये होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी भी आदमी से बहस करने के लिए तैयार हूँ कि यदि इस षड्यंत्र को तत्काल समझ के रोका नहीं गया तो भारत जैसा कृषि प्रधान देश भारत में खाद्यान्न आयात करने पर मजबूर हो जाएगा। खाद्य तेल तो हम आज बाहर से मंगवा ही रहे हैं, बल्कि वो षड्यंत्र खाद्य तेल तो ही नहीं, वो जहर दे रहे हैं खाद्य तेल के नाम पे। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जमीनी बात को समझें। यदि मैं आप किसी से कुछ सीख लूंगा तो तत्काल सुधार करूंगा नहीं, यार इस जगह ये बहुत प्रमाणिक बात यादव जी ने बताई है तो मुझे ये समझना पड़ेगी ये बात ठीक है। और इस प्रकार से मैंने अपने आप को सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचाया, प्रयोग करते करते पहुँचाया। मैं ही अंतिम ज्ञानी हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं, सीखने जाता हूँ, हर जगह सीखने जाता हूँ। वर्धा भी आया तो सोचा था कुछ सीखेंगे, अलग बात है क्या हुआ। आदरणीय गोपाल जी का हाथ बहुत देर से उठा हुआ है, किसी अन्य का प्रश्न तो ठीक है, गोपाल जी से यदि मेरी आवाज सुनते हो, गोपाल जी आप अपनी बात रखें। गोपाल जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा ये है कि आज की डेट में किसान जो परंपरागत खेती है, विशेष रूप से जो मुख्य फसल है गेहूं, धान, गन्ना,
इसको छोड़ करके किसान मिलेट्स की खेती क्यों करे? क्या कोई इसका कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कि हाँ, इसको बोने से उसे ज़्यादा आय होती है? मैं उन आंकड़ों के बारे में जानना चाहता हूँ और इसके साथ-साथ अभी तक इसकी जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, यानी कि पहले के टाइम में मैं अपने जन्म के 5 साल बाद यानी 1975 के आसपास 75 से 80 के बीच में हमारे घर बिहार में भी मिक्स तरह का रोटी बनता था और बड़े चाव से हम लोग खाते थे। तो जिसको आज मिलेट्स कहा जाता है, हम लोग तो बिहार में बोलते थे जौ भुट्टा का आटा। जौ भुट्टा का आटा मतलब जौ भी है, चना भी है, मकई भी है, बाजरा भी है, तो इस तरह से उसमें मड़ुआ भी है। तो उस तरह से उसमें 4-5 तरह के सारे चीज़ों को मिक्स करके वो जो आटा बनता था उसको हम लोग जौ भुट्टा का आटा बोलते थे और बड़ा पुष्टिकारक होता था और उसको बड़े चाव से हम लोग खाते थे। आज वो प्रायः विलुप्त हो गया है। आज मार्केट में भी सब जगह के मार्केट में ये अवेलेबल भी नहीं है। तो हालाँकि अब शहरों में भी धीरे-धीरे कुछ आटा चक्की के पास मिल जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पौष्टिकता के दृष्टिकोण से क्या जनरल आटा से इसमें सरकार क्या तो इसका तो कोई प्रचार-प्रसार तो मैं देखता नहीं सरकारी स्तर पर कि हाँ, मिलेट्स को आप यूज़ कीजिए। लगातार मैं अभी हालाँकि कुछ पढ़ा भी हूँ कि खाली गेहूँ खाने से जो है स्वास्थ्य पर उसका ये भी असर होता है। बनिस्बत कि आप जो है अलग-अलग तरह का चीज़ जो मिलेट्स के आइटम्स का वो रोटी खाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी स्तर पर इसका विज्ञापन क्यों नहीं होता? हर मुख्यमंत्री और हर कृषि मंत्री और हर प्रधानमंत्री अपना फ़ोटो छपवाने में तो विश्वास करते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज़ का विज्ञापन होना चाहिए, जनता को इसका ज्ञान ही नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान ही नहीं है कि भई इस दोनों में अंतर क्या है? जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो खाएगा क्या? खाएगा नहीं तो शरीर पुष्टिकारक होगा कहाँ से? ये हमारा मूल विषय है। तो सरकारी प्रचार तंत्र इसकी उपेक्षा क्यों कर रहा है? दूसरा मिलेट्स को उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में क्या विशेष पैकेज ये सब मिल रहा है? और इसका जो बाज़ार है इसके बारे में। ये 3 हमारा एक दूसरे से एसोसिएटेड प्रश्न है। जी, जी। गोपाल जी ने बहुत बहुत ही सारगर्भित प्रश्न किए हैं और इसको मैं बड़ा मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि एक 2-4 मिनट कुछ ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा इसको बहुत धैर्य से आप सुनिए। राजा राम यादव जी ने एक वो इस बात को छुआ था अभी कि हम गेहूँ तो था ही नहीं, गेहूँ तो जब कोई मेहमान आता था तब वो बनता था कि गेहूँ खा ले, स्वाद में मीठा लगता था ना। लेकिन हमारे वहाँ जो मोटा अनाज, मैं उसको मिलेट्स की बजाय मोटा अनाज बोलूंगा, कि मोटा अनाज की जो फसल थी वो 12 महीने हम एक मोटा अनाज नहीं खाते थे। बाजरा गर्म था इसलिए ठंड में खाया जाता था, मक्का बरसात में खा लेते थे, और इसके इस प्रकार से अलग अलग अनाज का था मामला, अलग अलग दालें थी। और ये जो मोटा अनाज है ये लगभग लगभग क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमारे वहाँ झाबुआ है, अलीराजपुर झाबुआ जो एक एरिया है, वहाँ की ज्वार बड़ी स्वादिष्ट है। आज भी वहाँ कुछ लोगों के पास है, तो मतलब बहुत पौष्टिक और बहुत स्वादिष्ट ज्वार है। अब क्या होता है कि जिस प्रकार गेहूं आया यहाँ पर लाया गया, उत्पादन कृषि उत्पादन कम हो गया, अनाज लोग भूखे मर रहे हैं, और गेहूं यहाँ लाया गया था बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। एक बात और कि गेहूं का आटा और मैदा, यदि मान लीजिए कि गेहूं जहरीला नहीं है, केमिकल युक्त नहीं है, फिर भी यदि गेहूं लगातार आदमी खाएगा तो उसकी आंतें सक्रियता में उनकी कमी आ जाएगी। जानलेवा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कब्जियत को चला जाएगा। मोटा अनाज में ये बहुत विशेषता थी कि मोटा अनाज कभी भी कब्जियत नहीं करता था, बल्कि सेहत के लिए बहुत अच्छा था, पौष्टिकता खूब थी उसमें। तो गोपाल जी की बात की पौष्टिकता से तो भरपूर है हमारे मिलेट्स या मोटे अनाज। बहुत थे, सीजनल थे, और स्थान विशेष के हिसाब से कि बिहार का मोटा अनाज कुछ और था, तो महाराष्ट्र का कुछ और था, तो एमपी के इलाके का कुछ था, स्थानीय बहुत सारे रागी, कई ऐसे नाम तो जो मैं आज सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं कृषि पे काम कर रहा हूँ और इतने ज्यादा अनाज के नाम तो मैंने ही नहीं सुना आज तक। इस प्रकार से तो हम आश्चर्य में पड़ेंगे कि अनाज गए कहाँ थे। एक बात। दूसरा, इसका प्रचार प्रसार में सरकार इसका नाम नहीं ले रही या बहुत कम ले रही है।
एक तरीके से बोलते हैं ठगी। लोगों का हम सब बोलते हैं ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा चिंतन करने वाला लोग रहते हैं, हम सभी के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनने कि यार कुछ समाज में ठीक करना है तो उसको करें। तो इस प्रकार से एक लोगों का विचार मिलते मिलते एक समूह खड़ा होने लगता है। सरकारी तंत्र बड़ा चालाक होता है, तो वो आपके मनमाफिक बात करने लगता है। अब हमको लगेगा यार कि सरकार ने देखो इतना बढ़िया काम करा, सरकार अगले कदम में ये करने वाली, सरकार अगले कदम में ये करने वाली है और इससे ये बड़ा हो रहा है। तो ये जो समूह इकट्ठा होता है, जो धीरे धीरे और बढ़ेगा तो विरोध के रूप में खड़ा हो जाएगा और शायद फिर वो किसी शासन तंत्र में दखल करके उसको बदलने की स्थिति तक ना पहुंच जाए। इसलिए वो लोग पहले ही जमीनी चीजों को भांप के और उसके अनुसार बोलने लगते हैं, उसके अनुसार नीतियां नहीं बनाते हैं। खाली भ्रम में डाल के, मैं युवा था, आज 62 साल की उम्र में आ गया, उस समय जो कर सकता था आज मुझे करने में तकलीफ होगी, शरीर उतना साथ नहीं देगा। तो इनको डाइवर्ट करने के लिए प्रचार हो रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट इस चीजों को कभी लागू नहीं करेगी। अब जैसे था कि वो लाभ का जो है मोटा अनाज लाभ की खेती कैसे बने, तो हमारा तो किसान ये कह रहा है सरकार से कि आप मेहरबानी करो, आप हमको कुछ भी मत दो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यदि सरकार यूरिया केमिकल कीटनाशक कंपनियों को सब्सिडी देना बंद कर दे तो ये एक दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगी, हमारे पास मैदान खुला है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। अब सब्सिडी पे आ गए तो अब अमेरिका और दूसरे कुछ देशों की जो जानकारी मेरे पास है, वहां पर वो लोग ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और जबकि उनके ऑर्गेनिक उनके हिसाब से है, हमारी देसी गाय के गोबर के मुकाबले उनका ऑर्गेनिक कोई मायना नहीं रखता, लेकिन फिर भी केमिकल फ्री है वो। उसको उगाने के लिए वो लोग वहां के किसान को 50% से लगा लगा के और वस्तु की आवश्यकता के हिसाब से 400% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। यदि 100 रुपए का माल, 1000 रुपए का माल मैंने उगाया है तो मुझे 500 रुपए से लगा के 3000 रुपए तक गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। तो वो इतना हद तक प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार बातें करती है, प्रोत्साहन देना तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे मुकाबले जो शत्रु खड़ा है, जो प्रतिद्वंदी खड़ा है, उसको सपोर्ट करती है। यदि एक बोरी यूरिया पे 1800 से लगा के 2000 रुपए तक की सब्सिडी है, ये कोई मामूली सब्सिडी है। अब इसको और समझने की कोशिश करें कि आदमी बीमार हो रहा है, जमीन बीमार हो चुकी है, जमीन में जल स्तर नीचे जा रहा है, जमीन बंजर हो रही है, वहां तक आ गए, लेकिन आदमी उससे बीमार हो रहा है तो सरकार जहरीली खेती को बंद नहीं कर रही है। उस जहरीली खेती से बीमार होने के बाद सरकार उसको बीमा, आयुष्मान योजना इत्यादि देती है। अब आयुष्मान योजना जिस आदमी को मिली, यदि मान लीजिए कि मेरा 5 लाख का बीमा हो गया या 10 लाख का, अब 10 लाख की होगी, तो 10 लाख में से 10 रुपया भी तो मेरे खाते में नहीं है। मेरे को तो खाली ये करना, मुझे बीमार होना और अस्पताल जाना, बाकी 10 लाख की बंदर बाट तो वो लोग करेंगे। तो ये सब्सिडी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को है, दवाई बनाने वाली कंपनियों को है, यूरिया की सब्सिडी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को है। लेकिन ये कोई बहुत बड़े विरोध में, बहुत बड़े क्रांति में, संघर्ष में तब्दील ना हो जाए, इसलिए मुझे आपके मनमाफिक बातें करते रहना पड़ेगी और आपको मुझे बुलावे में रखना पड़ेगा। ये इस कारण न तो इसका प्रचार प्रसार मतलब सरकार खाली दिखावे के लिए करती है, लेकिन इसके लिए गंभीरता से कोई प्रयास आज भी नहीं हो रहा है और न 47 में हुआ था। मैं आपसे सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई लोग हम हैं, बहुत जल्दी फिर से एक बार सामने बैठ जाएं, जमीनी हकीकत को समझें और एक रणनीति बनाएं। 50-60 लोग हैं, कुछ साथी हमारे अलग हो सकते हैं, और जो मेरा अपना विचार मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि यार भाई जो भी संगठन वहां बैठे, यदि वो सब एक दिशा में, एक मत सहमत होकर एक दिशा में काम करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। अन्यथा वर्धा में भी वही हुआ, और इसमें कि मैं पहले 50 बैठक अटेंड कर चुका हूँ, 50 संगठन, सब उनका बाद में ही होता है कि सब मेरे मुर्गे की 1.5 टांग, सब अलग अलग हो जाते हैं, और आगे भी यही होगा। तो अभी हम समझ जाएं, बैठ जाएं, और 25-50 लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी विद्वान हैं, सभी समझदार हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि बहुत सारे भ्रम है, लेकिन एक सत्य जरूर है जो जो कि वाकई शाश्वत सत्य है। वो उस सत्य से मैं दूर हूँ,
तो मुझे उस सत्य को समझ के वहां आना पड़ेगा। मूल बात यह है कि अब सत्य समझने के लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात यह है कि जिस रास्ते हम चले थे उसका परिणाम ये हो चुका है, पर्यावरण बिगड़ चुका है, बारिश नहीं हो रही है। 2 से 3 इंच बारिश में घरों में पानी घुस जाता है क्योंकि सड़कें ऊंची कर दी हमने सड़क मकान से, और हिमालय संकेत दे रहा है कि सुधर जाओ, छोटे छोटे झटके आ चुके हैं, सुधर जाओ। तो अब मैं बोलूं कि नहीं साहब प्रकृति का विनाश नहीं हुआ है विकास के नाम पे, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो मुझे जो दिख रहा है, तो हम आने वाली पीढ़ी हमारे मौत के कगार पे आ चुकी है। यदि हम इस सत्य को समझने में कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इसके बाद भी जो कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं बिना केमिकल के अनाज उत्पादन नहीं हो सकता है और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा होगा, तो समझ लेना कि वो आपके दुश्मन है। सीधी सी बात है, इसमें अब कोई भ्रम नहीं पालना है। और मैं ये खुली बात आज निकली तो कह रहा हूं मैं कि बहुत जल्दी 2, 4, 8 दिन, 1-2 सप्ताह, 15 सप्ताह, 15 दिन में, महीने भर में, जब ऐसा लगेगा मुझे कि यार यहाँ पर भी मत का अलग अलग भेद है, मनभेद नहीं है, दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, तो मैं इस ग्रुप से अपने आप को अलग कर लूंगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। और जो लोग अपने जिस काम में लगना चाहते हैं वो अपना ग्रुप बना के उस काम में लग जाएं, और मुझे जिस काम में लगना है, तो मुझे लगता है फिर भी मेरे को 4 साल 5 साल का बच्चा भी आके समझा देगा और ये चीज गलत है कि हाँ मैं उसको मानूंगा। मैं बिल्कुल ही खुश में नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ और मुझे कुछ बहुत ज्यादा आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी बहुत समझता है। तो गोपाल प्रसाद जी, मैंने आपकी तीनों प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करी है कि मोटे अनाज में पौष्टिकता भी बहुत है, उसके मार्केटिंग के लिए सरकार कुछ भी नहीं करने वाली, लेकिन यदि वो प्रमाणिक होगा तो उसकी ज्यादा कीमत दिलाने के लिए भी हम लोग एक नेटवर्क बना सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट से जो मिलना है उसके भरोसे कोई काम करने की जगह वो एक दूसरा मामला है कि हम लोग एक वहां भी हस्तक्षेप करने के लिए यदि कोई अलग संगठन होता है या कोई मानसिकता है, तो फिर वो लोग अलग होते हैं। हर आदमी एक चीज में पारंगत नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा टेबल वर्कर होता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, कोई बहुत अच्छा फील्ड वर्कर होता है, किसी को राजनीति ज्यादा सुहाती है तो किसी को वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म ही नहीं सुहाता। तो लोग अपनी अपनी भूमिका को ईमानदारी से समझ लें, लेकिन सेंटर में भारत ही हमारे लिए, भारत, भारत की जनता और भारत का स्वरूप, इसके लिए हमें काम करना है। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। और मेरी एक लाइन की बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत यदि नेहरू जी ने इसको उद्योग आधारित भारत खड़ा करने की कोशिश की थी, नतीजे सामने है, कृषि मर गई। और उद्योग में भी आज हम बाहर के मुंह देखते हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत है ना, ये जो भी आज की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है। आत्मनिर्भर कहाँ से हो गया? कच्चे माल बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर आके वो बनाते हैं, मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया नहीं मेक इन हो गया, उसमें हम तालियां बजाते हैं, गलत है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का स्वास्थ्य शुद्ध भोजन से होगा। नदियों का जलस्तर बढ़ाना पड़ेगा, पहाड़ बचाना पड़ेंगे, पेड़ बचाना पड़ेगा। और इन सबके सेंटर में यदि कोई ताकत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो तो वो है देसी गाय। देसी गाय के अलावा इस देश को अब कोई नहीं बचा सकता। और जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, भले ही जापान में, अमेरिका में, चाहे भारत में, इसका विषय किसी ने रख दो, इसको देसी गाय ही कैसे बचा सकती, बाकी सारे विज्ञान हाथ टेक देंगे, सारे वैज्ञानिक हाथ टेक देंगे, इसको देसी गाय कैसे बचा सकती, इस पे भी मैं एक सत्र करने को तैयार हूँ। अब मैं ही बात को अपनी विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगला कोई साथी प्रश्न करना चाहे तो अवश्य करें। मैं भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा गोपाल जी को, अगर बिल्कुल। आपकी इजाजत है तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी, गोपाल जी, ये मिलेट्स और जो आप गेहूं चावल कर रहे हैं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का मतलब किसान के लिए कह रहा हूँ। वो एक अलग सीजन में फसल होती है, वो अलग एनवायरनमेंट में फसल होती है, मतलब बिना सिंचाई के। और ये सिंचाई चाहिए और इसका अलग सीजन है। इसको रबी क्रॉप कहते हैं जनरली, और उसको खरीफ फसल कहते हैं। दूसरी बात, उसकी न्यूट्रिशन बताई है, वो बिल्कुल सत्य है। वो हमारी उसमें केमिकल फ्री है, उसमें कोई केमिकल और इवन खाद डालने की जरूरत नहीं, और वो न्यूट्रिशन में अच्छी है। लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन में अच्छी है
तभी लोग उनको जो थोड़ा टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं समझते। और मैं तो ये कहता हूँ बल्कि उनको वो उनकी आदत हम नहीं खराब की है। अब आपके बच्चे पिज्जा खाएं तो आप रोटी और ये थोड़ी देंगे। अब बच्चों की ऐसे आदत बिगड़ गई है तो अब वो हम और योगेंद्र जी आज भी हम वही खाते हैं। 6 महीना बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं और गेहूं उस तरह खाते हैं। तो ये जो है अवेलेबल, इनका कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें खर्चा कम है और वो बिना सिंचाई के भी हो जाती है, तो किसान उसको बोते हैं। लेकिन उसको जो ये ठीक बात बताई है संदीप जी ने कि उनका मार्केट लेना नहीं है क्योंकि परचेजर नहीं है। तो हमें गाइड कस्टमर को करना पड़ेगा। उसमें आप एक बाजरा की रोटी खा लो, आपके 5 गेहूं की रोटी के बराबर है, वो ऐसे पचती है। हमारी आज की जनरेशन तो उसको पचाने में ही मुश्किल कर देती है। तो ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है, पर मार्केट हो तो किसान ही बढ़ा ले। सब लोग नहीं खाते हैं ना, जो जो पुराने आदमी हैं जो इस तरह के, वो अभी भी खाते हैं, उसको पसंद करते हैं, उनको मिलती नहीं बल्कि, क्योंकि इसलिए नहीं मिलती कि इसका किसान भी सोचता, किसान तो वही बोलता है ना भाई, गेहूं क्यों बोता है, चावल क्यों बोता है, बताइए, वो बिक जाता है फटाफट। इसको कोई खरीदने में ही, मैं खुद जानता हूँ, मेरे खुद किसान है, मैं तो बचपन से ही, और मैं योगेंद्र जी तो इतने पड़े हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एक ये था कि किसान को प्रभावित, किसान पर्वत ले सकता है। और ये इसका तो आप कंपटीशन करोगे तो ये बहुत सस्ती पड़ती है, और इसको खाने की आदत डालना। और मार्केट में तो तब लेंगे, खरीदने वाले ही बहुत कम है। हम इसको पहले पशुओं को ही चराते थे, अभी अभी मार्केट की तरफ कुछ गवर्नमेंट ने भी जोर दिया है और कुछ लोग समझने लगे। और आपने कहा मल्टी ग्रेन तो जरूरी है, पर इसमें थोड़ा सा हमारा आयुर्वेद भी बताता है कि कुछ ग्रेन्स सर्दी के लिए है, कुछ ग्रेन्स गर्मी के लिए है। तो वो फिर भी उनमें कम से कम 5-6 तो हैं, मल्टीग्रेन जरूर खाना चाहिए। मल्टीग्रेन में सब टाइप के विटामिन वगैरह आ जाते हैं, वो खाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे वो जो बाहर से विदेश से आया ना, जिस भी फसल का, इवन गाय के दूध का, जिसका आप दूध जबरदस्ती बढ़ाते हो तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हमारी फसलों की, गेहूं की, जो भी है, हम ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हमने उसकी क्वालिटी कम कर दी है। क्वालिटी का मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ये रीजन है, और ये बाकी जवाब हो गया है क्योंकि टाइम काफी हो गया, तो मैं 2 खत्म मिनट कर। बचे, 9:30 बजे यदि अभिषेक जी हो तो वो समापन करें। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक जो भ्रामक प्रचार जिसको बोलते हैं ना, मैं एक छोटा एक उदाहरण देता हूँ। गाजर घास बहुत फैल रही थी, तो मैंने एक अपने एक गांव में, जहाँ मेरा खेत है उसके पास के गांव में मैं गया, मैंने यार बहुत गाजर घास है, इसको अपने खत्म करना है। तो वो कहने लगे कि भाई ये हम खुद उखाड़ के जितना भी फेंकू ये तो फिर फैल जाता है। मैंने कहा ये हवा में कण फैलते हैं इसके, इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप देसी गाय का गोमूत्र लीजिए और उसमें नमक डालिए, और नमक डाल के छिड़किए, हमेशा ये जल जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसका बीज उड़ेगा नहीं। तो वो मुझसे आज 2-3 किसान कहते और भैया ऐसा करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। मैंने ऐसा क्यों यार? तो बोले यार वो ऐसा, मुझे हमने सुना है कि वो ऐसा करेंगे तो वो केस बनता है। तो मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि यार ये किसान तक, यहाँ तक कौन ऐसी बात बोलने चला गया कि गाजर घास को ऐसा खत्म करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करो यार, तुम लोग जाओ थाने में और जाके भी बोलो कि यार ये एक आदमी यहाँ पर गांव में आया और वो गाजर घास पे गोमूत्र और नमक छिड़क रहा है खत्म करने के लिए। हालांकि कोई गया नहीं, लेकिन ये एक एक पता नहीं कैसा एक नेटवर्क है जो भ्रम फैलाने में इतना माहिर है कि हम लोग स्वास्थ्य में तो उलझ के रह जाते हैं उसमें। क्या एक भ्रम ये भी था कि गेहूं जो है अमीरों का अनाज है और ये जो मोटा अनाज था ये गरीबों का अनाज था, और इसका शिकार मैं स्वयं हुआ था बचपन में। जब मेरी 12-13 साल की उम्र थी, मैं पिताजी से लड़ा था, ये गेहूं लाया करो, ये गरीबों का अनाज है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से सुन लिया था मैंने और कहाँ से आया, लेकिन ये भी होता है ना। तो लगभग 1 मिनट और बचा है, कोई साथी और अपनी बात रखना चाहे तो अवश्य रखे। अभिषेक जी सुन रहे हैं क्या? अभिषेक जी? हाँ सर, नमस्कार। मैं टीकमगढ़ से महेंद्र द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी जी जी। सर, जो अभी बात का सारांश निकला कि जैविक खेती होनी चाहिए, गायों जब गाय रहेंगी तब सुरक्षा रहेगी। आज सर ये स्थिति हो गई है कि जो किसान हैं उनका, चूंकि जो बेसहारा गौवंश है, चूंकि वो नुकसान करती हैं खेत में, के खेतों में गाय घुसती है, तो वो उनको अपने खेतों से, गांव से बाहर कर रहे हैं गायों को, एक बात। दूसरा, शहर में रोडों पर, सड़कों पर गाय बैठती हैं, तो नगर पालिका के लोग उनको
गाड़ियों में बंद करके बाहर छोड़ रहे हैं, और बाहर के जो स्लेटर हाउस हैं, जो गौ कत्ल खाने हैं, वहां के लोग आते हैं और गायों को भर के ट्रकों में ले जाते हैं। तो गाय की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो ना जैविक खेती हो पाएगी ना कुछ। तो हम सभी लोगों को गाय को बचाने के लिए एकजुटता से, हम कहते हैं समय उसमें जरूर लग जाए, कम से कम हम राजधानी लेवल पर 2-2 या 3-3 दिन का धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से। अपन 50 लोग भी हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो अपन सब लोग मिलकर हर महीने में एक राजधानी चुनें, और राजधानी से चूंकि आवाज पूरे प्रदेश में और देश में जाएगी, मीडिया कवर करेगी, हम ज्ञापन राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, उस राज्य के और राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, तो खबर भी बनती है, जन जागृति भी आती है। हम 3-3 दिन का कार्यक्रम हर राजधानी लेवल पे बनाएं, जिससे बड़ी जागृति आएगी। लगभग 40-45 जो राजधानियां हैं हमारी, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से हम शुरुआत करें, और जो सबसे हमारा आखिरी हो वो दिल्ली हो, है ना। तो कुछ ना कुछ हमें मिलके करना पड़ेगा, और हम सभी लोगों को अपने व्यय पर, अपने खर्च पर 3-3 दिन का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, और इसको 3 से 4 सालों में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। महीने में सिर्फ 3 दिन का समय देना पड़ेगा। 5 दिन मान लो, 1 दिन आने का घर और 1 दिन जाने का, और 3 दिन उस राज्य की राजधानी में रहने का, है ना। तो आप सब लोग अगर तैयार हो तो हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल में इसकी शुरुआत कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, और चूंकि हम एक ही प्रदेश के, मैं इंदौर से हूँ, तो आप जी इसमें भाई साहब। तत्काल पहल कीजिए। गाय के जी लिए भाई। पूर्ण समर्थन। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि गाय मेरे लिए तो वाकई में सूर्य देवता और गाय को जिंदा भगवान मानता हूँ मैं, दिखने वाले बिल्कुल है, प्रत्यक्ष। बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल है। दूसरे लोगों से मैं कहता हूँ कि भैया मेरे तरीके से आप गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें, लेकिन अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने संतान के लिए, और उस लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके महत्व को समझ लें। और गाय बचना बहुत जरूरी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये विषय अलग हो जाएगा। अभी प्रेमानंद महाराज जी और जिस गोपाल प्रसाद जी जी, बोल। अच्छा महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, और कुछ? हाँ भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता रहा हूँ, अगर 10 वर्ष ऐसे ही चलता रहा, किसान अपने खेतों से गाय भगाता रहा, क्योंकि उनका नुकसान करती हैं गाय, है ना, हाँ हाँ और शहर से लोग गायों को भगाते रहे, तो आने हाँ वाले 10-12 सालों में जैसे शेर चीते हैं, वैसी हाँ गाय हाँ। रहेंगी। जी हाँ जी हाँ। और फिर हम अच्छा इस और फिर हमारा समाज और हमारी जो पीढ़ियां हैं, हाँ हाँ। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी अभी जी जी। मौका है। मैं बात को टालना चाह रहा था, लेकिन अब वो बात निकली तो एक बार उसको जरूर बोल देता हूँ 1 मिनट में, कि आप महेंद्र जी, 2 बात देखें कि गाय सड़कों पर दिख रही है, किसान वहां से भगाता है। इसका एक छोटा सा मामला है। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने इस ग्रुप में कहा कि, लेकिन मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ कि मैं अपने खेत से उदाहरण देता हूँ कि मैंने वहाँ देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए अपने काम शुरू करे थे। लगभग 2008-9 की बात है, ये मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात है। वन विभाग में फेंसिंग चालू हुई थी कि ये वन क्षेत्र है, इसमें अब कोई आदमी आएगा, यहाँ से कुछ भी सामग्री लेके जाएगा तो उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब फेंसिंग हुई तो गांव के जो किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा थी कि वो गाय को सवेरे खोलता था, एक व्यक्ति लेके वन में चला जाता था, गाय अच्छी चकाचक आती थी, और थोड़े बहुत खर्चे में ही उसका गाय वो एक तरह से उसको सेवा कर पाता था, और उसके बाद उसको लाभ होता था, है ना। अब इन्होंने क्या करा कि वन विभाग में फेंसिंग करी, गायों को जाने से रोका, कई मुकदमे बने। अब इधर जो है कत्ल खानों में जबरदस्त तरीके से गाय पहुंचाने का अभियान शुरू हो गया। वो किसान क्या करेगा, वो अपना पेट पालेगा, अपने खेती को देखेगा, और कि वो गाय को करेगा, क्योंकि पूर्ति जो वहां वन से होती थी वो बंद कर दी उन्होंने। और इधर यूरिया को सब्सिडी। और यदि इसका निदान ये है कि अब ये तो एक जुमला है कि साहब हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो ये जुमला है ना, लेकिन गवर्नमेंट यदि आज कह दे कि एक गाय पे साल की मात्र जो है 5,000 रुपया, साल की मात्र जो देसी गाय रखेगा, तो उसको यदि इतना सा कर दे, तो 1,000, एक बोरी पे 2,000 की जो सब्सिडी जा रही है ना, और एक किसान 25-50-50 साल में ले लेता है,
उसके मुकाबले बहुत कम पैसे में गाय है ना लोग चुरा चुरा के अपने घर में बांध लेंगे, सड़क पे तो छोड़ दो। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे 47 हो चाहे 2025 हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गाय को कत्ल खाने भेजना है और खेत में केमिकल और मशीनें घुसेड़ना है। और अभी एक नया मामला आ गया है भाई, लोग वो उस पर करें AI ड्रोन, ये खेती होगी इससे, ठीक है वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन महेंद्र जी आप पहल करिए, गो आंदोलन के लिए भोपाल में प्रदर्शन करने की रूपरेखा बनाइए, बाकी साथी अपने विचार रखें। तो प्रेमानंद महाराज जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में गोपाल जी का भी हाथ उठा हुआ दिख रहा है मुझे, गोपाल जी कुछ बोलना चाहें तो वो करके फिर अपन समापन करेंगे। मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। जी जी गोपाल जी 4, 5, 6, 7 जी इस 4 दिन का गौ महाकुंभ होने जा रहा है जयपुर में। जी तो जी जी हमारे जो साथी जाना चाहते हैं वो काफी, मेरे विचार से काफी इम्पोर्टेंट वो प्रोग्राम है। और हम लोगों का जो जुटान है, जो हम लोगों का ग्रुप है, वो जी स्वदेशी और स्वावलंबन और गाय और गुरुकुल और ग्रामोद्योग, इन विषयों से संबंधित विषयों से जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरे विचार से वो सम्मेलन में जाना बहुत श्रेयस्कर होगा। तो मैं जी जी गुजारिश करूंगा, और जी हमारा सहकारिता से समृद्धि वाले ग्रुप में मैं उसका पुनः इनविटेशन भी डालने जा रहा हूं। और जी इसके जी साथ साथ एक प्रोग्राम जो है वो इंदौर में होने जा रहा है, तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इंदौर में कब उसकी हो रहा भी, है जी? हाँ वो भी अभी हम सहकारिता से समृद्धि ग्रुप में हम डाल देंगे। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। ये दोनों कार्यक्रम काफी इम्पोर्टेंट है मेरे को। किसी भी ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट चीज लगती है कि हमारे साथियों के बीच में शेयर होना चाहिए, और उससे उनका ज्ञानवर्धन होगा और आपस में संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग, सहकार की भावना से कुछ गति आएगी, तो निश्चित रूप से उस पर हम साझा करेंगे। धन्यवाद। जी प्रेमानंद महाराज जी। बहुत गोपाल जी बहुत हमें जोड़ धन्यवाद। दीजिए उसमें सहकारिता से समृद्धि वाले पर। बिल्कुल जोड़ दिया जाएगा आपको। और महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात रखी है, गाय नहीं बचेगी तो दुनिया खत्म, ये निश्चित है। तो सारी जो मीटिंगें होती हैं, सारी जो बातें होती हैं मिलेट्स पे, दुनियादारी में जितनी भी बातें होती हैं, गाय को बचाना सर्वोपरि है। और इसके लिए जो अभियान बनाया जा रहा है भोपाल से, बहुत अच्छी बात है। महेंद्र जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया। इसके लिए क्रांति की जरूरत है, शांति से नहीं होगा काम। जहां जहां भी स्लाटर हाउस जिस जिस प्रदेश में है, हमको उन स्लाटर हाउसों पर नजर रखनी है। और जहां भी गाय कट रही है उस स्लाटर हाउस को बंद करने की मांग गवर्नमेंट से करनी है। मोदी योगी को बताना है, जो भी जहां का मुख्यमंत्री है, कि गाय नहीं कटेगी। जैसे तुम अपने बच्चे को पाल रहे हो ऐसे ही गाय को पालना पड़ेगा। और नहीं तो अपने बच्चे और अपनी बीवियों को कटवा दो तो हम जाने, अपनी माँ को कटवा रहे हो, शर्म नहीं आती है। सारे सरकारी महकमे को 1 लाख गाय, 1.5 लाख गाय रोज कट रही है पूरे भारत में। नंबर 2 पे हमारा देश चल रहा है बीफ के मामले में। कब रुकेगा ये मामला? बहुत शर्म की बात है। सबसे अहम मुद्दा ये है, और किसान तब तक मरता रहेगा, फांसी लगाता रहेगा, जब तक वो गाय को पुनः स्वीकार नहीं करेगा। चाहे जितनी योजनाएं आप बना लो किसान के लिए, चाहे जितनी व्यवस्थाएं आप बना लो किसान के लिए, किसान संपन्न केवल पूंजीपति किसान संपन्न रहेगा, क्योंकि उसके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। गरीब किसान गाय से ही संपन्नता ला सकता है, अपना जीवन बदल सकता है। और सभी को मिल करके हर गाय को हर किसान के घर में बंधवाने की जरूरत है। गौशाला इसका कोई स्थान नहीं है, गौशाला तो कत्ल खाने हैं। कहीं कहीं गौशालाएं अच्छी हैं, 80% गौशालाएं मौत का सामान है गाय के लिए। इसलिए गाय को किसान के खेत में या किसान के घर में बंधवाने की जरूरत है। सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है कि गाय को किसान के घर में बांधें। और सब्सिडी जो यूरिया पे, ट्रैक्टर पे, दुनियादारी पे दी जा रही है, वो गाय को पालने पर दी जाए, उसका शेड बनवाने पर दी जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में होनी चाहिए। इसकी पुरजोर तरीके से मांग होनी चाहिए।
हम सब मिल करके भोपाल में आप महेंद्र जी तैयारी कीजिए। और जो अभी गोपाल जी ने जो बताया है संदेश जयपुर के लिए, ये गौ कुंभ है। इस कुंभ में जो स्नान करेगा वो तर जाएगा। अभी एक महाकुंभ हुआ था 144 साल बाद। तो गौ माता से बड़ा कुंभ कोई नहीं है दुनिया में। सभी लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, सबको वहां जाने की जरूरत है, वहां पे पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, और वहीं से गौ हत्या बंद होने का नारा दिया जाए, जो पूरे भारत में गूंजे, पूरे वर्ल्ड में गूंजे। जहां भी इस तरीके की गंदगी फैली है गाय के प्रति, वो बंद हो और गाय सुरक्षित हो, हम लोग सब लोग सुरक्षित हों। गौ माता जय माता। आप सभी लोग मिल करके गौ माता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सबको एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। गाय बचेगी तभी देश बचेगा, तभी संसार बचेगा, नहीं तो सब कुछ, सृष्टि का विनाश होना निश्चित है। गाय रहेगी तब तक सृष्टि बची है। जिस दिन गाय धरती से लुप्त हो जाएगी, जैसे डायनासोर लुप्त हो गया, तमाम प्रजातियां, गिद्ध लुप्त हो गए, अगर गाय लुप्त हो गई तो पृथ्वी नहीं बचेगी, ना धरती बचेगी, ना सृष्टि बचेगी। ये निश्चित है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। जी मैं जी एक जी। लाइन ऐड करना चाहता हूँ। हाँ आपने हाँ कही हाँ बात, राजन, हाँ जी राजन, आप बोलिए जी। आपके जो मध्य प्रदेश में 7-8 साल पहले शिवराज सिंह जी ने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया, जिसकी आप बात कर रहे हो, हमने 2 बार वहाँ गो संसद की है, और काफी जी जी करके एक गो संरक्षण का एक वहाँ जो ये आवारा गाय जिसको कहते हो आप, उनका एक जगह रखी थी 5000 गाय। तो केवल ये करने से नहीं होगा, वो 5000 की 5000 गाय 6 महीने के बाद एक भी नहीं मिली, सारी बांग्लादेश चली। इसमें एक पॉइंट जो आपने बताया वो सब ठीक है, परमानंद जी ने भी। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ। हर एक पंचायत जो गोचर भूमि है और हर एक गांव वाले उसमें एक सामूहिक गौशाला रखे। मैं उस गौशाला की बात नहीं कर रहा जो आजकल सार्वजनिक गौशाला है, जिसमें गाय, बिल्कुल ठीक बताया परमानंद जी ने, गाय के लिए खतरा है। वो सार्वजनिक गौशाला बनाए, गौशाला की जमीन ले या गांव अपना अरेंज करके ले, जो जो भाई उसमें गाय रखना चाहता है, दिन गांव में अपने घर में भी रख ले दिन, और वहां से इकट्ठी उसके लिए बंदोबस्त हो। क्योंकि कई गांवों में घर में बांधने की जगह नहीं है, खेत में बांधने की भी जगह नहीं है, तो हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा 20 साल बाद। तो अभी से शुरू कर दें, सार्वजनिक जब गौशाला एक समान से रखे, और उसका सारा गोबर, यूरिन, सब कुछ यूज होगा, और उस पर नजर भी रखी जा सकती है कि हम पॉलीथीन गाय को खिला रहे हैं तो उसका दूध और ये गोबर भी खराब हो रहा है। तो ये एक स्टेप आंदोलन वाइज कहीं गांव में अभी कोऑपरेटिव बना रहे हैं, हम सब गांव में ये कर रहे हैं। हमें सार्वजनिक गोपालन का कोऑपरेशन करके वहां एक गौशाला एटलीस्ट उस गांव के लिए स्थित करनी है, जिसमें सब तरह के जानवर आ सकते हैं, उसका सबका प्रयोग हो जाए। गांव मिलकर कर सकता है, कुछ ग्रुप मिलकर भी कर सकते हैं। और मैंने तो ये पॉइंट 2-3 जगह कराए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, शहरों में रहने वाले 10, 15, 50 आदमी अब 2 एकड़ जमीन लीज पे लेके, और वहां भी ये 5-10 मिलके सारो गौशाला रख बनाए, सब चीज वहां काम आ जाएगी। सड़क की उनको ले आए, और ये जो दूध वहां से लाना शहर तक कोई मुश्किल नहीं है आजकल, लेकिन उसका प्रबंधन गांव में करना है। जितनी भी शहर की गौशालाएं हो, गाय के लिए जेल है। तो इस तरफ भी एक स्टेप उठाया जाए, ऐसा मेरा कहना है। जी जी, बहुत बहुत लगभग लगभग राजा राम यादव जी की बात से हम सभी लगभग सहमत होंगे, और होना ही चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई साथी, फिर इसको नहीं तो हम इसको अब समाप्त करते हैं, टाइम जल्दी 10 को छू रहा है। आदरणीय श्री यादव जी ने जो कहा वो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन जी। तत्काल प्रभाव से जो एलोपैथी की आवश्यकता है वह यह है कि हर जिले में, देश के हर जिले में एक एक अभ्यारण्य हो जाए। भाई प्रक्रिया जब चले, लेकिन कम से कम एक एक अभ्यारण्य हो जाएगा, और हर गाय की टैगिंग हो। सरकार क्या है, टैगिंग नहीं करती है, हर गाय की टैगिंग हो, है ना, जिससे उस गाय का रिकॉर्ड रहे। जो अभी कहा कि दूसरे देश में गाय चली गई, है ना, कट के चला गया माल, तो हर गाय की जब टैगिंग होगी तो रिकॉर्ड होगा उनका, उनकी जनसंख्या होगी। तो सबसे पहले हमारी आपकी जो मांग हो, हर गांव में तो गाय पहुंचनी ही चाहिए, लेकिन उसके पहले
एक एक गो अभ्यारण्य बन जाए। जैसे अभी बात चल रही थी सुसनेर में, मध्य प्रदेश के सुसनेर में बना था गो अभ्यारण्य पहला, है ना। तो उसकी मांग हमारे टीकमगढ़ में भी चल रही है। 200 एकड़ जमीन है, लगातार प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर कि टीकमगढ़ में भी गो अभ्यारण्य बन जाए। और उसके लिए कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के भी भेज दिया है मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि वो जो जमीन है भेड़ फार्म की वो भारत सरकार की है। तो प्रस्ताव बन के चला गया है और हमारे टीकमगढ़ में भी गो अभ्यारण्य बन रहा है। तो हमारी इच्छा यही है, सभी संतों से बात चल रही है, राजन दास जी रावतपुरा और धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर वाले हैं, कि हर जिले में एक गौशाला, एक गो अभ्यारण्य, गौशालाएं तो बनी रही हैं, गो अभ्यारण्य बने, जिससे कि कम से कम गाय व्यवस्थित तो हो जाए, जिंदा तो बनी रहें। और आगे जो प्रक्रिया हमारी आपकी अपनी है कि हर गांव में, हर खेत पे गाय पहुंचे, तो ये इसके बाद हम फिर आयुर्वेद का तरीका अपना लेंगे। पहले हमें एलोपैथी के माध्यम से, एलोपैथी मतलब इकट्ठी गायें हो जाए अभ्यारण्य में, वो प्रयास करना पड़ेगा। तो गो अभ्यारण्य और गौशालाएं एलोपैथी है, और इसके बाद जो हम अपना काम करना चाहते हैं वो आयुर्वेद, यानी गांव में गायों को खेत तक पहुंचा दें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, टाइगर रिजर्व जैसा भी बनाना चाहिए। उसकी केयर बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अभ्यारण्य का तो बहुत पक्ष में हूँ। बल्कि गाय की आज जो समस्या हो रही है वो हम क्यों नहीं टाइगर की तरह पालें, उनके लिए जगह दे रहे हैं, क्यों गाय के लिए क्यों नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद केयर नहीं करती है कोई भी, कोई ना तो गवर्नमेंट, कोई ना समाज। नहीं, उसका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो भी हो और गांव में भी गौशालाएं हो, मिलकर भी लोग उनका गौशाला। निरीक्षण समय पर होता रहे। यादव जी बस एक लाइन बोल के इसको समाप्त करते हैं बैठक को, कि गवर्नमेंट के भरोसे कभी भी गाय नहीं बच सकती। हाँ, ये एक मैंने पढ़ा है, विजय जी का भी, दीपक जी अग्रवाल का भी हाथ उठा हुआ है। दीपक जी आप अपनी बात रखिए संक्षिप्त में, उसके बाद इसको अपन समाप्त करते हैं। जैसा कि अभी राजा राम यादव जी ने बोला कि ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पड़ी है, तो मैं एक सत्यता उनके सामने रखना चाहता हूं कि जहां भी ग्राम पंचायत में जो जमीन पड़ी है वो तो या तो सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा अधिकृत कर ली गई है, किसी ना किसी, और कोई ना कोई दबंग उस पे व्यक्ति पे बैठा हुआ है कागज पे। दूसरा, अगर उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करने को जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो एक हमें डायरेक्टली उन लोगों से एक तो मुठभेड़ करनी पड़ती है, दूसरा फर्जी मुकदमा झेलने पड़ते हैं। मैं 2 मुकदमे झेल चुका हूँ। और तो इसमें कैसे निपटा जाए? कोई लिख सकता है इस ग्रुप में, मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकता है सरकार को कि भाई यहाँ पे ये जमीन पड़ी है, आप क्या कर रहे हो? पूछने वाला है कोई? बताया हमने, सबके ने मिलकर ये तो खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जो गोचर भूमि है उसका पहला अधिकार गाय के है। और यहाँ तक भी बात गई है कि किसी ने गोचर भूमि में कुछ बना लिया है, कुछ नहीं है, उसकी कीमत की कोई दूसरी जगह दे, या ऐसा भी है। तो जो ऑथराइज किसी ने लिया है, पंचायत ही नहीं करने दे रही काम, तो उनको तो ये संभालना पड़ेगा। पर ये डायरेक्शन है, पर ये आपकी बात सत्य है। लड़ाई कौन लड़े, उसी के लिए तो हम बैठे हैं सारे इकट्ठे। तो हमें आंदोलन, और ये इवन अभियान की बात हो, ये भी अच्छी है, गांव पंचायत में रखें, ये भी अच्छी है। तो करेंगे कौन, इसके लिए एक माइंड तो बनाए। तो बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऑर्डर में दी है, मैं आपको रेफरेंस भी भेज सकता हूँ, कि उस पहला अधिकार गायों का है। और अभी तो 2-3 गांव में मैंने क्या कराया है कि वो जमीन तो चली गई, गांव सारे शहर बन गए। तो हमने उस जमीन में अनऑथराइज या जिसने भी लिया है, वहां दूर 5-6 किलोमीटर जाके जहां भी जमीन मिली, उस गांव की ही पंचायत की, उस पंचायत की, उस गांव के नाम की ही गोचर भूमि दोबारा ली गई। उसमें इस तरह का काम भी करना शुरू हुआ है। ये लंबा प्रोसेस है, आप हिम्मत मत हारिए, और आंदोलन टाइप भी है, सब मिलके कुछ ना कुछ करें। ये तो एक छोटा सा ग्रुप है, इसमें हम जुड़े, यही बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। दीपक जी आप इसका डिटेल भेजिए जहां पर यह घटना हुई है, आपने जो बात बताई है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के अंतर्गत मैसेज लिख के डालिए जो कार्रवाई आपने अभी तक करी है वो बताइए। आगे की कार्रवाई हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। मैं भेज दूंगा भाई साहब आपको। अभी हमारी पंचायत में 99 एकड़ जमीन पड़ी है जिस पे कब्जा किए हो, वर्तमान विधायक उस पे संरक्षण दिए है उन लोगों को। आप अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो 76 लगवा देता है या छेड़खानी का मुकदमा लगवा देता है, और एक आम आदमी परेशान हो जाता है।
वो भाई ये सारी तो चिंता आप मत करिए, आप आपने अपनी क्षेत्रीय हैं, आप मत पंचायत करिए, संभालनी वहाँ कुछ पड़ेगी। बाहर के पंचायत लोग को करेंगे, हम कन्विंस लोग करो। करेंगे। आप हाँ यहाँ से तो कुछ मदद मिलेगी, लेकिन पंचायत के गांव वालों को ही कन्विंस करो ना पहले। पंचायत अभी का अप्रोच अभी चाहिए अभी अभी गाँव में। मैं पंचायत के 40 लोग इस बात पे सहमत हो गए हैं। वे कलेक्टर लोग शिकायत आगे भी बढ़ो, कर रहा कोई है, बात नहीं। तहसीलदार पंचायत को से पास शिकायत किया है, कराओ। लेकिन जी साहब, पंचायत से पास हाँ कराओ। आजकल सारी गवर्नमेंट गौशाला की 5-6 लाख रुपए भी दे रही है पंचायत, अगर कराना चाहिए। पर ये पंचायत से पास होना चाहिए कि हम इस गांव में ये गौशाला चाहते हैं। वो आपने ठीक कन्विंस है। करना पड़ेगा। देखो पंचायत आपकी है, उसको कुछ लोगों को लो पहले, फिर ये लो, फिर लो। वो बड़ी प्रोसेस ये जो आपका दीप पॉइंट। दीपक जी जो बोल रहे हैं ना, ये वास्तव में ये समस्या है, और इस प्रकार की समस्या कई क्षेत्रों में आ रही है। खैर ठीक है, बाकी सब मिलकर लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब इस बैठक को यही समाप्त करते हैं। अभिषेक जी तक मेरी आवाज़ शायद जा नहीं पा रही है, तो अब इस बैठक को अब मैं अभिषेक जी की अनुमति के हिसाब से अब ये समाप्त घोषित करते हैं। कल फिर अपन मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। धन्यवाद। आप समाप्त कर दीजिए। जी जी। जी जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। राजा राम जी, इनकी मदद कीजिए भाई दीपक हम जी की। दुखी आदमी हैं ना। आप प्रोफेसर सक्षम हैं, साहब, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, ये कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल आप भी और हम भी करेंगे। सही बात बोल रहे हैं ये सारे। दीपक प्रोफेसर साहब, खत्म करो आप वो फाइनल करो, फाइनल वर्ड्स। नहीं, शिंदे जी ने आज बहुत अच्छा रखा, और इतनी गहराई से चर्चा हुई। और जी हालांकि विषय मिलेट्स के ऊपर था, लेकिन कोई बात नहीं। मिलेट्स भी तभी संभव है जब वो पुरानी प्रक्रियाएं गांव की होंगी, जैसे गौ रखते थे, क्योंकि खाद हम देसी खाद ही डालते थे उनमें। मतलब ये जब चलेंगी ना, तो पता लगेगा कि जितने मोटे अनाज है वो देसी खाद से ही अच्छे पैदावार होती है उसमें, जी क्योंकि जी पानी की भी कमी रहती है। ये बेसिकली पानी खेती है, तो उसमें खाद हम देसी डालते थे, केमिकल को पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मेरा तो यही सुझाव था कि मिलेट्स को पॉपुलराइज करने के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा, जैसा स्वामी रामदेव जी ने कहा कि योग से बीमारियों का इलाज होता है। तो मिलेट्स में भी हमने वही नीति अपनानी पड़ेगी कि मिलेट्स कोई सिर्फ अनाज या पेट भरने के लिए नहीं है, ये बीमारियों का इलाज भी करती है। तो जी उसको जो तो हमें और अच्छे से कामयाबी मिलेगी। और सिंधु साहब, सवाल तो हम इसलिए करते हैं कि चीजों को स्पष्टता से हम सामने रख सके। आपने बड़ी गहराई से किया, और कभी उस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारी कृषि का हुआ है। लेकिन वो विषय अलग हो जाएगा, हम फिर किसी न किसी दिन उस पर चर्चा रखेंगे। और दूसरा मेरा अनुरोध ये भी है कि जो वर्धा में हमने एग्रीकल्चर का ग्रुप बनाया था, ओमेंदर हैं उसमें। आज उनके कोई, मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी उनसे, उनका कोई एडमिट था दिल्ली, वो हॉस्पिटल में थे, आ नहीं पाए। तो उस ग्रुप को मजबूत कर कर ये सभी विषय जो है मजबूती से ग्रुप में रखे जाए। हम सब साथ हैं आप लोगों के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा के धर्म नहीं जी। कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करा दो। हाँ, पाटिल जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि काफी चर्चा शिंदे जी की उसमें रहेगी। पाटिल जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुद ही आपको छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। आजकल अभिषेक छोड़ के चला जाता है, सबको अपने आप बंद करेगा। एग्जिट कर लीजिए। हाँ, लीव कर दीजिए ग्रुप को। बोलो कौन कौन रह गए।
हाँ जी। हेलो। हाँ सत्या जी, बोलिए बोलिए, आप तो रह गए बात करने के लिए। सत्य भारत जी, हेलो। सत्य भारत जी भी गए। हेलो। गोपाल प्रसाद जी, आप जो है हेलो। आरटीआई डालिए कि अपने गौचर की कितनी जमीन है पूरे भारत में, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें और पूरी गौचर जमीन खाली कराने का अभियान चलाया जाए। एक अभियान बहुत जरूरी है चलाना गौचर भूमि के लिए। देवदत्त जी कुछ कहना चाहते हैं गंगवार जी? हाँ हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था, वो मेरा सवाल आपने ही कह दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ, नहीं नहीं, बहुत मैं बढ़िया। इसलिए कहना चाह रहा था कि आरटीआई डाल के इससे पूछ लें कि गौचर की जमीन कहाँ कहाँ है। 75 लाख हेक्टेयर जमीन पूरे भारत में है, 75 लाख हेक्टेयर अच्छा, गौचर की। गौचर की, जी 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 जी। जिस पर हमारे मकान बन गए हैं, जिस पर हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंगें बना बना करके बेच दी है, तो गाय कहाँ जाए? तभी गाय जी सड़कों पे है। जी 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 जी। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो आरटीआई विशेषज्ञ जो घर के हैं ग्रुप में हैं, उनसे कह के आरटीआई डलवाइएगा, और मैं भी इधर से एक आरटीआई अपनी तरफ से लिखता हूँ। सभी लोग डालिए, सभी लोग लिखा पढ़ी करिए कि गौचर हाँ भूमि मुक्त की जाए। हाँ हाँ, गोचर भूमि तो कहाँ कहते कहाँ हैं है प्रधानमंत्री को लिखिए, पूरे गौहत्या भारत बंद हो, गौचर में भूमि है। मुक्त हो। सबको लिखना पड़ेगा, तभी काम होगा। हर ग्राम सभा में गुरुकुल, हर ग्राम सबको सभा में गौशाला, हर घर में गुरुकुल, हर घर में गौशाला।